आज हम लोग एक बहुत ही न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 का 5th यूनिट है और इसी के साथ ये यूनिट जैसे ही खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स बहुत इजी यूनिट है बच्चों और बहुत ही छोटा सा यूनिट है। इसमें एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आने के चांस है। इसके पहले इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसको उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करेंगे। राइट। सबसे फर्स्ट बच्चों यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि हम लोग इस यूनिट से ये सीखेंगे कि कैसे कैपिटल जो है, कैसे पैसा जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ मूव होता है। राइट। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यही पॉइंट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। बराबर। ठीक है। तो बच्चों ये देखो फॉरेन कैपिटल मतलब क्या? फॉरेन कैपिटल मतलब दूसरे देश का पैसा। ठीक है। तो ये किस तरीके से फॉरेन कैपिटल फ्लो होता है, किस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्रीज को पैसा दे सकती है, किस तरीके से हम लोग दूसरे देशों से पैसा ले सकते हैं। तो इसके कुछ 4 कैटेगरीज है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट कैटेगरी पे अभी हम लोग फोकस करते हैं। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या लिखा है। ओके। सो द फर्स्ट कैटेगरी रिटन हियर इज फॉरेन एड और असिस्टेंस। ठीक है बच्चों, फॉरेन एड और असिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? देखो फॉरेन एड या असिस्टेंस मतलब हम लोग हेल्प कर रहे हैं दूसरे कंट्री को। ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि दूसरा कंट्री भी हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट कैटेगरी में हो रहा है यहाँ पे जिसका नाम है बायलैटरल इंटर गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है बच्चों, देखो जब भी मैं ग्रांट बोलता हूँ ना तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड अ लोन। ठीक है। लोन क्या होता है? देखो अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो बदले में हम लोग उनसे इंटरेस्ट का कंपोनेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। तो लोन अगर कोई भी किसी को दे रहा है तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना होगा कि लोन इज नेवर फ्री। लोन जब हम लोग किसी को देते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ पैसा दे। बट ऐसा ग्रांट के केस में नहीं होता है। इन सिंपल लैंग्वेज ग्रांट जो है बच्चों ये इंटरेस्ट फ्री लोन को हम लोग बोलते हैं। सही बात है। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री लोन को हम लोग ग्रांट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या लिखा है? बायलैटरल इंटर गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। बायलैटरल मतलब क्या? बाय मतलब टू। ठीक है। तो बच्चों बायलैटरल इंटर गवर्नमेंट ग्रांट में एग्जैक्टली क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है कि एक देश दूसरे देश को हेल्प करता है जब उन्हें मदद की जरूरत होती है और दूसरा देश पहले देश को हेल्प करेगा जब फर्स्ट कंट्री को मदद की जरूरत होगी। ठीक है। बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हर एक देश आपस में एक दूसरे को मदद करने का यहाँ पे डिसाइड करता है। राइट। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट कंट्री, दिस फर्स्ट कंट्री विल हेल्प द सेकंड कंट्री in need and the second country will again in reverse reciprocate the same help to the first country। तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं bilateral intergovernment grant। एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल से नेपाल एंड इंडिया। ठीक है। नेपाल अर्थक्वेक जब आया था तब इंडिया ने हेल्प किया था। ठीक है। और बच्चों गुजरात अर्थक्वेक जब आया था तब नेपाल ने इंडिया को हेल्प किया था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सॉरी बायलैटरल इंटर गवर्नमेंट ग्रांट में ये बिल्कुल फिट बैठ सकता है। राइट। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप का ग्रांट अभी हम लोग क्विकली चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो द नेक्स्ट ग्रांट रिटन हियर इज मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स। ठीक है। ये मल्टीलैटरल एड क्या होता है? वेरी सिंपल। मल्टीलैटरल एड में कोई कंट्री को अलग अलग कंट्रीज से हेल्प मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, देखो 2001 में जब इंडिया में अर्थक्वेक आया था तब अगेन यहाँ पे लिखा है कि हमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से पैसा मिला था, फंड मिला था। ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का हेल्प हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा मिलना चाहिए, हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। सही है। तो ये सारे जो है तरीकों से अगर इंडिया को अलग अलग कंट्रीज से मदद मिलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको नाम देंगे मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स। राइट। ठीक है। तो डिफरेंस है बच्चों बायलैटरल और मल्टीलैटरल में। बायलैटरल में हम लोग सिर्फ 2 ही कंट्रीज को यहाँ कंसिडर करेंगे। मल्टीलैटरल में ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीज एक साथ आ जाएंगे। करेक्ट। अच्छा ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी आई गेस। नेक्स्ट कैटेगरी जो है बच्चों अब हम लोग इसको देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे थर्ड कैटेगरी का नाम क्या है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है बच्चों टाइड एड एंड अनटाइड एड। ये एग्जैक्टली टाइड क्या होता है और अनटाइड क्या होता है? ठीक है। वेरी सिंपल बच्चों, टाइड मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा होगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा तो देगी बट वो पैसा किधर खर्च होना चाहिए ये जो कंट्री पैसा दे रही है वो डिसाइड करेगी।
ठीक है, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जर्मनी एंड इंडिया, ठीक है, सपोज जर्मनी ने 200 करोड़ का इन्फ्यूजन किया, दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर जर्मनी ने इंडिया की गवर्नमेंट को 200 करोड़ दिया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 200 करोड़ कहाँ खर्च होना चाहिए, कौन से सेक्टर में खर्च होना चाहिए, कहाँ पैसा लगेगा, ये एक्चुअली जर्मनी डिसाइड करेगी, क्योंकि ये इनका पैसा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइड एड, मतलब हमें मदद तो मिल रही है, एड मीन्स मदद, ठीक है, हमें मदद तो मिल रही है, बट ये मदद कंडीशनल है, क्योंकि पैसा कहाँ लगेगा ये जर्मनी डिसाइड करने वाली है, इसलिए इसका नाम है टाइड एड। टाइड मतलब कहीं से बंधा हुआ है, मतलब हमें फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है कि इंडिया ये पैसा किस तरीके से यूज करेगी। पैसा लग रहा है, बट पैसा कहाँ लगेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये जर्मनी डिसाइड कर रही है, राइट। सो दिस इज टाइड एड। ठीक है, एग्जैक्टली इसका उल्टा कर दो तो अनटाइड एड हो जाएगा। अनटाइड एड में क्या होता है, अनटाइड एड में आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप ये पैसा आपके मर्जी से खर्च कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ लिखा है अनटाइड एड, दिस इज मोर पॉपुलर देन टाइड एड, ऑब्वियसली ये ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि जो होस्ट नेशन है जहां पे पैसा लग रहा है, ये लोग अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, इन्हें फ्रीडम होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। ओके, यहाँ लिखा है कंट्री गिव्स मनी टू डू व्हाटएवर द होस्ट कंट्री वांट्स। ठीक है, अगर यही एग्जांपल को मैं चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि जर्मनी ने इंडिया को पैसा दिया 200 करोड़ का, और यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट फ्री होगी डिसाइड करने के लिए पैसा कौन से सेक्टर में लगाना है, करेक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनटाइड एड। ओके, और बच्चों अब इसी कैटेगरी में फोर्थ पॉइंट लिखा है फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी। ठीक है बच्चों, फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से कुछ कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो रेड क्रॉस सोसाइटी स्कॉटलैंड, बच्चों रेड क्रॉस आपने देखा होगा यार, रेड क्रॉस जो होता है ये हम लोग स्पेसिफिकली मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड क्रॉस ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, आपने एम्बुलेंस पे देखा रहेगा, करेक्ट। तो रेड क्रॉस सोसाइटी स्कॉटलैंड की जो है ये भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है इस तरीके से, ठीक है, और इनका मेन एस्पेक्ट वेलफेयर का होता है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रांट देते हैं और ये मदद करते हैं अलग अलग तरीके से, करेक्ट। तो अगर मान के चलो पैसे कमाने का इंटेंशन आपका नहीं है, तो अगेन वी आर यूजिंग द वर्ड ग्रांट, ये वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, रेड क्रॉस सोसाइटी स्कॉटलैंड। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको अगेन बहुत सारे इसके वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पे इसकी बहुत सारी जानकारी दी गई है। ओके, इंग्लैंड में है स्पेसिफिकली, ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी। चलो ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग जो अभी सीख रहे हैं ये कौन से कैटेगरी में कवर हो रही है, ये फॉरेन एड और असिस्टेंस इस कैटेगरी में कवर हो रही है। व्हाट आर वी स्टडीइंग, वी आर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, फॉरेन कैपिटल के अलग अलग वेरिएशन से पहला टाइप हमने अभी कंप्लीट किया है जिसका नाम था फॉरेन एड और असिस्टेंस। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में यहाँ पे जो टर्म लिखा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया बच्चों इस पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे लिखा गया है बोरोइंग्स। नाउ एक चीज जो क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है वो ये है कि अगेन ग्रांट अलग होता है और लोन अलग होता है। जब मैं बात करता हूँ ग्रांट की, अगेन यहाँ पे पैसा हम लोग फ्री में दे रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। और बोरिंग्स क्या होता है, बोरिंग्स में अगेन पैसा मिलेगा आपको इंटरेस्ट के साथ, तो आपका इंटरेस्ट का यहाँ एक्सपेक्टेशन होता है, सही बात है। तो जो फॉरेन एड और असिस्टेंस जो होता है ना, दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, ग्रांट के फॉर्म में होता है। और ये बोरिंग्स जो होता है ना, बोरिंग्स मतलब ये बेसिकली लोन जैसा हो गया, और लोन बोलते ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इधर इंटरेस्ट का एलिमेंट रहता है। देखते हैं बच्चों यहाँ पे बोरोइंग्स जो है इसके कौन से अलग अलग टाइप्स है, राइट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो नाम लिखा है दैट इज डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, करेक्ट, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, वेरी सिंपल। डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन मतलब दो देश जो है वो आपस में यहाँ पे जो है वो मतलब बेसिकली लोन का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया यूएसए से लोन लेती है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, यूएसए गवर्नमेंट ने अगर इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरफ पैसा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन। ऑफ कोर्स लोन बोलते ही यहाँ पे इंटरेस्ट का एलिमेंट बिल्कुल आएगा, ठीक है बच्चों। वो अलग बात है कि जो भी डेवलप्ड नेशंस होते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। यही अगर इंडिया कोई दूसरे कंट्री को लोन दे, विच हैपेंस रेयरली, ठीक है, इंडिया लोन दे रही है, रेयरली होता है बच्चों, बट अगर सपोज इंडिया ने लोन दिया है तो इन दैट केस इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। डेवलप्ड नेशन जब लोन देते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होता है,
करेक्ट, क्योंकि डेवलप नेशंस में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स ये सारे बहुत कम होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जैसे कि इंडिया, यहाँ पे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स सारे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये हमने इसके पहले के यूनिट में सीखा भी था बच्चों, राइट। चलो ठीक है, तो ये दिस इज वेरी सिंपल, इंटर गवर्नमेंट लोन, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। सेकंड आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बिल्कुल पता रहना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट रिटन हियर इज लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ऑब्लिक आईएमएफ। नाउ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों भी इंटरनेशनल बॉडीज है, ठीक है बच्चों। इंटरनेशनल बॉडीज की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको तीन नाम दिमाग में रहना चाहिए, ओके। कौन से तीन नाम? सबसे पहला नाम है WTO, जो हमने इसके पहले के यूनिट में सीखा था। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों हमने डिटेल में पढ़ा यार, हमने गैट के बारे में पढ़ा है, याद आ रहा है क्या गैट के बारे में? आपको याद बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। अगर गैट का फुल फॉर्म अगर आपको अभी याद नहीं है तो मतलब आपकी मेमोरी सच में बहुत वीक हो चुकी है। गैट का फुल फॉर्म क्या है? गैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, सही है। तो गैट के बाद में WTO आया, और WTO के अलावा दो और इंटरनेशनल बॉडीज है जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF, सही बात है। तो बच्चों IMF का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हो, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक का एग्जैक्ट रोल क्या होता है और IMF का रोल क्या होता है, ये मैं आपको एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है, वर्ल्ड बैंक ये क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन देती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई जगह पे हमें से कोई फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हम लोगों का प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसा चाहिए, और बच्चों करोड़ों रुपए लग जाते हैं इसके लिए। तो अगर ऐसे केस में इंडियन गवर्नमेंट पैसा मांगती है तो ये किससे मांग सकती है? ये वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं, और वर्ल्ड बैंक के पास जाके ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन मांग सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिकली ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हम लोग वर्ल्ड बैंक के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। देखो अब आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर हमें लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो ऐसे केस में हम लोग वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए। जनरली वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस को प्रमोट करती है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो, यस, वर्ल्ड बैंक के अलावा यहाँ पे एक और नाम लिखा है IMF। IMF का अगेन मेन पर्पस क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है, यहाँ लिखा है फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर कोई देश है और उन्हें अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो ऐसे केस में शॉर्ट टर्म का लोन अगर आपको चाहिए तो आप IMF के पास जा सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जिससे आपको IMF का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों हमने इसके पहले के यूनिट में मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताई है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको? सपोज $1 की कीमत 70 रुपए है, ठीक है, और अचानक से 2 हफ्तों में, बहुत कम टाइम में, ये $1 जो है वो 75 हो गया, ठीक है। बच्चों मैंने आपको क्या बोला था? इंडिया फॉलोज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम, ठीक है। हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पे ये सब फ्लक्चुएट होते रहता है, और RBI जो है वो रोज रोज नहीं देखती कि डॉलर का भाव क्या चल रहा है रुपये के मुकाबले। बट अगर बहुत ज्यादा डॉलर एप्रिशिएट होता है तो ये डॉलर का भाव नीचे लाना पड़ेगा, इसके लिए डॉलर का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए डॉलर की जरूरत होगी। और अगर RBI को बहुत ज्यादा डॉलर्स चाहिए तो RBI किसके पास जाएगी? RBI जाएगी IMF के पास, सही बात है, क्योंकि IMF तो इंटरनेशनल बॉडी, इनके पास डॉलर का भंडारा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे IMF के पास, उनसे हम लोग डॉलर लेंगे और डॉलर का सप्लाई हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये डॉलर का जो रेट चल रहा है रुपये के मुकाबले ये गिर जाएगा, करेक्ट बात है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो बच्चों ये मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, ये कौन है? ये सारे इंटरनेशनल बॉडीज है, करेक्ट। अच्छा तो इसके अलावा और क्या लिखा है यहाँ पे? यस, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है बच्चों, यस, ये क्या लिखा है? सॉफ्ट लोन्स फ्रॉम IDA। ये IDA क्या है? ठीक है बच्चों, एक दो चीजें यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। IDA मतलब इंडियन डेंटल एसोसिएशन नहीं है, IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन है। और बच्चों इनका IDA का मेन पर्पस क्या होता है? IDA जो है ना बच्चों, एग्जैक्टली अगर मैं आपको IDA के बारे में बताऊं तो IDA वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, ये अलग अलग काम करती है, तो वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है IDA, करेक्ट, ठीक है। तो IDA का मेन पर्पस क्या है?
बच्चों आईडीए जो है ना, आप लोग ऐसा इमेजिन करो, देखो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये भूलो ना, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सी आप लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आईडीए मेरे जैसा है। मेरे जैसा है मतलब, देखो बच्चों मैं बहुत दयालु हूँ, ठीक है। मेरे को कोई भी पर्सन अगर पैसा मांगता है तो मैं बहुत आसानी से उसको पैसा दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है मैं एकदम गंगा की तरह पवित्र हूँ, एकदम दयालु हूँ। मेरे जैसा ही रोल प्ले करेगी आईडीए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, सपोज कोई भी डेवलपिंग कंट्री है और उन्हें पैसों की जरूरत है, डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री है, पैसों की जरूरत है। तो अगर ये पैसे मांगने जाते हैं आईडीए के पास, तो आईडीए बहुत आसानी से पैसा दे देती है। और बच्चों जो पर्सन बहुत इजीली पैसा निकाल के दे रहा है, इसके लिए एक टर्म यहाँ पे, फ्रेज यहाँ पे यूज किया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लेंडिंग आर्म। सॉफ्ट लेंडिंग आर्म मतलब आसानी से पैसा देना, ठीक है। आईडी के पास जाओ, आप बोलो पर्पस सर पैसों की जरूरत है, आराम से आईडी पैसा दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है सॉफ्ट लेंडिंग आर्म बोलते हैं इसको वर्ल्ड बैंक का। तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक्चुअली पार्ट है, बट इसकी खासियत क्या है, ये आराम से आपको पैसा देगा अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। यहाँ वो लिखा देखो, इंटरेस्ट फ्री लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखो बच्चों ये मैं आपको वही बोल रहा था कि मैं आराम से पैसा देता हूँ, इंटरेस्ट फ्री पैसा देता हूँ। प्लीज अब मेरे से पैसा मांगने मत आ जाना, ठीक है। दिस वाज ओनली फॉर एग्जांपल सो दैट यू कुड रिमेंबर दिस एग्जांपल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, करेक्ट। तो बच्चों ये था सॉफ्ट लोन्स फ्रॉम आईडीए, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते बच्चों, देखते हैं हम लोग और कहां कहां से लोन लिया जा सकता है। यस, नेक्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक्स। अच्छा ये तो सर अभी तो हुआ है, ये आपने अभी तो बताया। बच्चों देखो ये फर्स्ट पॉइंट में और ये फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में इंडियन गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से लोन ले रही है, ये डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन है। ये जो आपको मैं अभी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, ये गवर्नमेंट से लोन नहीं ले रहे हम लोग, ये हम लोग इंटरनेशनल बैंक से लोन ले रहे हैं। इंटरनेशनल बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया है, ठीक है, बैंक ऑफ जापान से लोन लिया है, तो ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, करेक्ट। इनके पास फॉरेन करेंसी होता है। तो अगर हम लोग ऐसे बैंक से लोन लेते हैं, इन दैट केस इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। बहुत सारे इंडिया की कंपनीज है जो अलग अलग कंट्री से लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी ने जो रिलायंस कम्युनिकेशंस जो कंपनी थी, जो एक्चुअली अब ऑलमोस्ट बंद होने आ गई है बच्चों, ठीक है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है, ये कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिया था। अगेन ये बैंक ऑफ जापान से लोन लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, अगर मैं गलत तो आप मेरे को अलग से बता देना बाद में, ठीक है। बट जितना मेरे को याद है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने बैंक ऑफ जापान से लोन लिया था बच्चों, और ये ईसीबी का एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का एग्जाम्पल है, राइट। और लास्ट यहाँ क्या लिखा है, ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेशन। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेशन मतलब क्या होता है, प्री पोस्ट शिपमेंट लोन्स। वेरी सिंपल, मैं इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्सपोर्टर बैठा है यूएसए में। अब एक्सपोर्टर डॉलर मांगेगा क्योंकि मैं इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को लोन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूएसए के बैंक से लोन ले सकता हूँ, सही बात है। तो या फिर मैं इंडिया के कोई बैंक से लोन ले सकता हूँ जो मेरे को डॉलर में पैसा दे रही है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये जब भी हम लोग ऐसे इंटरनेशनल तरीके से पैसा लेते हैं, सपोज मैंने यूएसए के बैंक से लोन लिया है डॉलर में, ठीक है, तो ये सारे लोन के फैसिलिटीज जो होते हैं ना, ये सब इसमें आएंगे ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेशन में, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को शिपमेंट के पहले मैं लोन ले रहा हूँ या फिर शिपमेंट के बाद में लोन ले रहा हूँ, सही है। तो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट लोन्स जो इंपोर्टर को बिल्कुल मदद करता है पेमेंट करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेशन, ठीक है। बच्चों ये इसमें एक्चुअली बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ गुड्स इंडिया में, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बाहर के कोई बैंक की बिल्कुल जरूरत हो सकती है। और ऐसे केसेस में ये अगर मैं बाहर का बैंक का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट में बिल्कुल कंसिडर होना चाहिए, ठीक बात है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट्स जो अभी हम लोग सीख रहे थे, ये बोरोइंग्स के एग्जाम्पल्स थे, राइट। अच्छा और दो यहाँ पे पॉइंट्स बचे हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई। एनआरआई इज नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ठीक है। एनआरआई ये वो लोग होते हैं बच्चों जो एक्चुअली इंडिया के हैं तो सही, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, बट ये लोग कहाँ अब रहना, ये कहाँ अब बस चुके हैं, ये कहाँ सेटल हो चुके हैं, ये दूसरे कंट्री में सेटल हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों कि कितने सारे इंडियंस हैं जो इंडिया में एजुकेशन लेते हैं, इंडिया के सिटीजन है, इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, बट
अब परमानेंटली सेटल हो चुके हैं दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे एनआरआईज है, ठीक है। अगेन यूएसए में बहुत ज्यादा एनआरआईज है, ओके। इनफैक्ट आपको इतने गुजराती दिखेंगे यूएसए में, कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता है कि वो यूएसए या इंडिया है, राइट। तो मैं खाली ये बताने की कोशिश करूँ बच्चों की एनआरआई जो दूसरे देशों में रहते हैं, इनसे हम लोग हमारे बैंक में, हमारे कंट्री में पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, एनआरई अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रघुराम राजन जी ने ये स्कीम जो बहुत फेमस किया था। देखो क्या होता है, अगर मान के चलो से मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है जो इंडिया का है बट यूएसए में सेटल हो चुका है, तो ये एनआरआई है। अब ये पर्सन जो है ये पैसा कमा रहा है डॉलर में, करेक्ट। अब ये डॉलर जो ये कमा रहा है यूएसए में बैठे बैठे, और ये डॉलर अगर ये यूएसए के बैंक में जमा करेगा, तो आपको जैसे मैंने अभी अभी बताया है कि यूएसए की बैंक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये कमाएगा यूएसए में, सेटल हो चुका है यूएसए में, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, तो ये क्या करेगा, ये डॉलर जो है ना ये इंडिया के बैंक में जमा करेगा। तो ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पैसा इंडिया में आ रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई। ये इंडिया में पैसा क्यों जमा कर रहा है, क्योंकि इंडिया की बैंक कभी भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, इसलिए यहाँ पे एनआरआई जो है ये इंडिया में अकाउंट ओपन करते हैं अलग से, एनआरई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल बैंक अकाउंट, ओके। तो इसमें ये पैसा जमा होता है बच्चों, राइट। अच्छा, और देखते हैं लास्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। बच्चों एफडीआई और एफपीआई ये मैं आपको अभी सिर्फ फुल फॉर्म बता रहा हूँ, बिकॉज हम लोग इस यूनिट में डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले ही है। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ज्यादा बताने वाला नहीं हूं अभी मैं फिलहाल, क्यों, क्योंकि अगेन ये सारे पॉइंट्स अब हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं, तो अभी इस पर डिस्कशन करके कुछ मतलब नहीं बनता है। अब आप लोग एक काम करना, ये पूरे चार्ट को फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉरेन कैपिटल किस तरीके से अपने कंट्री में आता है, या फिर हम लोग किस तरीके से दूसरे देशों को पैसा दे सकते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इस यूनिट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसका नाम है एफडीआई एंड एफपीआई। तो एफडीआई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली एफडीआई में किस तरीके से अपने कंट्री में पैसा आएगा, ठीक है, या फिर हम लोग किस तरीके से दूसरे देश में पैसा लगा सकते हैं, ओके। तो बच्चों देखो, जब भी हम लोग एफडीआई ये चीज की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो आपको एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखना होगा कि एफडीआई में दूसरे देश से पैसा इंडिया में आएगा, और ये लोग जब पैसा इंडिया में लगाते हैं तो इनका मेन इंटेंशन होता है कि इंडिया में आके बिजनेस करें, सही बात है। तो बच्चों अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि एफडीआई की वजह से इंडिया में कोई कंपनी ने पैसा लगाया है, तो वो लोग सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। पैसा लगाना और बिजनेस करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स देके, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि से अमेजोन जैसी कंपनी है, करेक्ट। तो अमेजोन एक्चुअली ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, बट अमेजोन क्या करती है, अमेजोन इंडिया में आती है और इंडिया में आके प्रॉपर बिजनेस कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अमेजोन इंडिया में सिर्फ पैसा नहीं लगा रही है, बल्कि वो पैसा लगाने के अलावा इंडिया में बहुत सही तरीके से, जैसे नॉर्मली बिजनेस चलाते हैं, वैसे वो लोग इंडिया में भी बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, सही बात है। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। आज हम लोग देखते हैं कि बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, सिर्फ शेयर्स नहीं परचेस कर रहे, बल्कि प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, राइट। तो अमेजोन के अलावा बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स है, फेसबुक है, गूगल है, ठीक है। तो ये सारे बाहर की कंपनीज इंडिया में बहुत सही तरीके से पोटेंशियली बिजनेस कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बराबर। तो यहाँ पे लिखा देखो बच्चों, बेसिक्स हम लोग पहले पढ़ लेते ताकि हमको सारे पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली समझ में आए। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, इंटेंशन इज टू एक्वायर ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि एफडीआई की वजह से दूसरे देश की जो कंपनी है वो अपने कंट्री में मतलब इंडिया में
जब वो पैसा लगाते हैं तो इनका मेन इरादा क्या होगा? इनका मेन इरादा ये होगा कि इंडिया में पैसा लगा के एसेट्स खरीदे। एसेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग परचेस करे, मशीन्स परचेस करे, प्रोडक्शन करे, सर्विसेज दें, ठीक है। जैसे वो खुद के देश में बिजनेस करते हैं वैसे वो इंडिया में भी बिजनेस अगर करते हैं तो ये एफडीआई का केस बनेगा। करेक्ट। कंट्रोल होने चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक बात है बच्चों। देखो आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो एफडीआई अलग है और एफपीआई अलग है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे थोड़ा बहुत डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको ये चीज आगे बहुत आसानी से समझ में आए। व्हाट इज एफपीआई? एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली क्या होता है? वेरी सिंपल। एफपीआई में दूसरे देश से इन्वेस्टर इंडिया के कंपनीज में पैसा लगाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इनका मेन इरादा क्या होता है बच्चों? देखो अगर मान के चलो मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, मैं स्टॉक्स परचेस कर रहा हूँ, शेयर्स परचेस कर रहा हूँ, तो मेरा इरादा क्या होगा? मेरा इरादा कंपनी को खरीदने का नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर अगर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो इससे कंपनी के एसेट्स पे मेरा ओनरशिप नहीं होगा, मैं कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने शेयर्स क्यों खरीदे? सपोज मैंने रिलायंस के शेयर्स परचेस किए तो मेरा क्या इंटेंशन होगा? मेरा इरादा होगा कि मैं रिलायंस के शेयर्स आज परचेस कर रहा हूँ सस्ते भाव में, जब इसका भाव बढ़ जाएगा तब मैं बेच दूंगा शेयर्स को और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं घर पे लेके जाऊंगा। ऐसे कुछ इंटेंशन होता है एफपीआई के इन्वेस्टर्स का। इन सिंपल लैंग्वेज, एफपीआई में इन्वेस्टर अपने इंडिया की कंपनी के शेयर्स परचेस करता है, बॉन्ड्स परचेस करता है, ठीक है, इधर के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मेन इंटेंशन क्या है? इसका मेन इंटेंशन इंडिया के कंपनी के बिजनेस को चलाना नहीं है। इंडिया के एसेट्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जैसे ही इनका पैसा बन जाएगा ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो बेसिकली एफपीआई में जो इन्वेस्टर होता है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है रिटर्न कमाना ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये पर्सन को खुद के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बिल्कुल शेयर्स बेच देंगे, बॉन्ड्स बेच देंगे। तो इनका शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, पैसा बनते ये लोग एग्जिट हो सकते हैं, कभी भी ये लोग निकल सकते हैं। ऐसा एफडीआई में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इमेजिन कर सकते हो अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी जब इंडिया में पैसा लगा रही है तो इनका इंटेंशन 1 या 2 साल इंडिया में रहने का नहीं है, इनका इंटेंशन काफी लंबे टाइम तक इंडिया में बिजनेस को बहुत सही तरीके से ग्रो करने का है। ऑब्वियसली 1 या 2 साल में तो इनके कॉस्ट रिकवर होंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जिस स्केल पे इतना ह्यूज एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनको पैसा रिकवर करने के लिए बिजनेस को गोइंग कंसर्न की तरह ट्रीट करना होगा और लंबे टाइम तक ये लोग रुकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई में जहां पे हमारा इरादा बिजनेस करने का होता है, लंबे टाइम तक हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग पोटेंशियली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहे हैं, हम लोग लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। जैसे अमेजोन खुद के कंट्री में अमेरिका में जिस तरीके से बिजनेस करती है उसी तरीके से वो इंडिया में भी बिजनेस अगर करती है तो ये एफडीआई का केस बनेगा, नॉट एफपीआई। सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअली डन बाय एक्वायरिंग मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स। तो बच्चों एफडीआई में अगर दूसरे कंट्री से पैसा इंडिया में आता है या फिर इंडिया की कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है तो 10% नहीं उससे ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का इंटेंशन होगा। सही है। तो बच्चों देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो एफपीआई, अभी मैंने जो बताया एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 10% से कम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। बट एफडीआई में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? देखो सिंपल चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंशन क्या होगा? दूसरे देश से जो कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है इनका इंटेंशन है कंट्रोल का, मैनेजमेंट का, ओनरशिप का। तो बच्चों ये कंट्रोल कब आएगा? देखो हम लोगों ने ये सीखा है बच्चों कि क्या सीखा है हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में सीखा है ऐसा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 50% से ज्यादा लोगों का कंसेंट होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% कम से कम 3/4 लोग वोट करना चाहिए इन फेवर ऑफ द मोशन। ऐसा आपने बहुत बार सीखा होगा यार, कंपनीज एक्ट में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ओआर पास करना होगा, एसआर पास करना होगा, राइट, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एफडीआई में जब बाहर की कंपनी इंडिया के कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या फिर इंडिया में आके अच्छे से खुद से बिजनेस करती है तो यहाँ पे इनका इंटेंशन क्या होगा? कंट्रोल करना, मैनेजमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है देखो बच्चों, इट वोंट मेक एनी सेंस अगर दूसरे देश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी 25% से कम, ठीक है। 25% में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, से अगर बाहर की कंपनी ने इंडिया में 26% इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मीनिंग क्या है?
इसका मीनिंग ये होगा कि बाहर की कंपनी जब इंडिया में 26% इन्वेस्टमेंट करती है कोई कंपनी में, तो मतलब ये होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए ये बाहर की कंपनी का कंट्रोल यहाँ पे होगा। करेक्ट है क्या? क्यों? क्योंकि 26% अगर 26% स्टेक फॉरेन कंपनी ने इंडिया के किसी कंपनी में रखा है, तो इसका मीनिंग ये है कि 74% स्टेक जो है वो और किसी के पास है। तो 74% अगर ये सारे के सारे लोग मिलके वोट भी करते हैं तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाहर की कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए खुद का कंसेंट होना चाहिए, इस तरीके से वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि एफडीआई की वजह से जब भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये अच्छा खासा बड़ा परसेंटेज होता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे लिखा गया है कि यूजुअली डन बाय एक्वायरिंग मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स। मोर देन 10% बोल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली 10% से ज्यादा मतलब एक्चुअली 26% से ज्यादा होना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है बच्चों, ऑफ कोर्स। और हम लोग देखते हैं ऐसा कि बहुत बार एफडीआई की वजह से अगर इंडिया के किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये अच्छा खासा बड़ा परसेंटेज होता है। करेक्ट, क्योंकि यार 26% से कम अगर कोई खरीद भी लेगा तो भी क्या कर लेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता है ना 26% से कम में, कम से कम 26% तो ओन करना ही चाहिए। ठीक है, बट एग्जाम में आपको ये 10% वाला नंबर लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक आप दिमाग में रखो, 10% से ज्यादा एफडीआई हो सकता है, 10% से कम बहुत ही कम परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे कंट्रोल करने का इरादा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एफपीआई होगा बच्चों। एफपीआई इज अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बराबर है। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। बच्चों लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली होगा यार। एफडीआई की वजह से अगर इंडिया में कोई बाहर की कंपनी का पैसा लगता है तो इनका इरादा लंबे समय तक इंडिया में बिजनेस करने का होगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, फेसबुक जैसे कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज इंडिया में एक्चुअली ये लोग जगह परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो फेसबुक इंडिया में आके ऑफिस खुद का बना रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, लैंड परचेस कर रहा है, अच्छा खासा उनका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा hundreds and thousands of acres of land they are purchasing, तो इनका इंटेंशन क्या होगा? कोई कंपनी जब इतना ज्यादा पैसा इंडिया में इन्फ्यूज कर रही है, रियल एसेट्स खरीद रही है, प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इनका इरादा 1-2 साल में एग्जिट करने का कभी नहीं होगा। राइट, तो इनका गोइंग कंसर्न जैसा अप्रोच होता है। गोइंग कंसर्न आप लोगों ने अकाउंट्स में सीखा होगा, लंबी इनिंग्स ये लोग खेलते हैं। करेक्ट है क्या? सो दिस इज द लॉजिक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। करेक्ट, चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई, इसका मीनिंग पहले आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, जब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई बोलते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि पैसा कहां से आएगा जिससे बिजनेस रन हो सकता है। ठीक है, तो पैसा कहां कहां से आ सकता है? फर्स्ट यहां लिखा है इक्विटी कैपिटल। बच्चों देखो, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे कंट्री की जो कंपनी है वो इंडिया की किसी कंपनी में अच्छा खासा इक्विटी इन्फ्यूज कर रही है। इक्विटी मतलब बेसिकली शेयर्स खरीद के पैसा इन्फ्यूज कर रही है, बराबर है क्या? तो इक्विटी शेयर्स खरीद के कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है। नॉर्मली मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, नॉर्मली 26% के ऊपर करना चाहिए, तब जाके अच्छा खासा कंट्रोल होगा। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज 51%, 49% ऐसा भी कंट्रोल रख सकते हैं खुद के पास। 51% खुद के पास क्यों रखेंगे फॉरेन कंपनी? ताकि वो ओवर भी पास करना है तो उनके परमिशन के बगैर पास नहीं हो सकता है, इस तरीके से भी कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है। नहीं तो इक्विटी कैपिटल तो बच्चों बहुत सिंपल चीज है, शेयर्स परचेस कर लो और आप अच्छा खासा अगर स्टेक ओन करते हो तो आप कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है? रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स? बच्चों बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर मान के चलो से फेसबुक इंडिया में आके बिजनेस करती है, पैसा कमाती है, पैसा कमाने के बाद ये पैसा इंडिया में ही फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करना। आप लोग अकाउंट्स में ऐसा करते हो बच्चों, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा किया है, बचपन से आप करते हो, 11th स्टैंडर्ड से आप ऐसा करते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं और कंपनी का जब बैलेंस शीट बनता है तो उसमें कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं साल भर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट फिर से वो कैपिटल के नंबर में ऐड होगा। इससे हमें ये समझ में आएगा कि प्रॉफिट का पोर्शन जो है जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कैपिटल बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये बच्चों कि कोई कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है, पैसा कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो ये अपने घर पे कम लेके जाएंगे, यहीं पे इंडिया में ही बिजनेस को और बढ़ाना है, फिर से री इन्वेस्ट किया जा रहा है, खुद की ही अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक और तरीका है जिससे पैसा लगाया जा सकता है। या तो शेयर्स खरीदो और पैसा लगाओ, या तो फिर खुद की ही कंपनी का जो प्रॉफिट मतलब जो इंडिया के बिजनेस से हो रहा है उसको बार बार री इन्वेस्ट करो। ठीक है, थर्ड क्या है? अदर डायरेक्ट कैपिटल। अदर डायरेक्ट कैपिटल मतलब बच्चों इसमें हो सकता है कि
डायरेक्टली पैसा लगा के यहाँ पे खुद से बिजनेस चालू कर रहे हैं, कि कोई कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे, खुद से फ्रॉम स्क्रैच बिजनेस को चालू किया जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक बात है, जैसे कि अमेजोन का केस है बच्चों, अमेजोन जो है वो कोई कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीद नहीं रही है, अमेजोन ने खुद का बिजनेस डायरेक्ट कैपिटल लगा के इंडिया में चालू किया है। सही बात है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, दिस कैन रियली हैपन। ओके, अच्छा और क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग मोड्स ऑफ एफडीआई। बच्चों मोड्स ऑफ एफडीआई, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, आप लोग जब नोट करोगे तब आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अलग से इसको आप मतलब इसको इस तरीके से आप पढ़ो कि एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे, तो आपको ये लिखने आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो एफडीआई के मोड्स क्या है बच्चों, एफडीआई के मोड्स मतलब किस तरीके से बाहर से इंडिया में पैसा लगाया जा सकता है, अलग अलग तरीके इसके, अलग अलग रूट्स होते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट लिखा है ओवरसीज कंपनी, इसका मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल बच्चों, ओवरसीज कंपनी का मतलब ये होता है कि आप क्या करो, आप दूसरे देश में जाके खुद की एक कंपनी बना दो, उसको हम लोग फॉरेन कंपनी बोलेंगे। फिर ओवरसीज कंपनी मतलब बेसिकली फॉरेन कंपनी जैसा होता है बच्चों ये, राइट। ओवरसीज बेसिकली, ओवरसीज का मतलब क्या होगा, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई दूसरे देश, अमेरिका की कंपनी है, बट वो इंडिया में आके अलग एक सेपरेट खुद की कंपनी एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगी ओवरसीज कंपनी, बराबर। अच्छा और क्या लिखा है, नेक्स्ट इज सब्सिडरीज ऑब्लिक एसोसिएट्स, ये क्या होता है, वेरी सिंपल बच्चों, सब्सिडरीज ऑब्लिक एसोसिएट्स मतलब क्या होगा, देखो सब्सिडरीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है यार, एसोसिएट का भी कॉन्सेप्ट आपने कंपनीज एक्ट में सीखा है, राइट। तो बच्चों ऐसा हो सकता है क्या कि कोई फॉरेन कंपनी है बट वो इंडिया में खुद की सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश करती है, से 100% ओन सब्सिडरी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो फॉरेन कंपनी है ये इंडिया में बिजनेस कैसे कर रही है, खुद आके नहीं बट खुद की सब्सिडरी के थ्रू, तो इस तरीके से भी बिजनेस को रन किया जा सकता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स, सही है, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोको कोला, राइट, कोको कोला इनकॉर्पोरेशन ये यूएसए की कंपनी है, बट इंडिया में जब ये बिजनेस करता है तो एक अलग सेपरेट कंपनी इन्होंने बनाई है, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से, एंड दिस इज 100% ओन्ड बाय 100% सब्सिडी ऑफ द ओरिजिनल कंपनी कोको कोला इनकॉर्पोरेशन की, ये पूरी तरीके से 100% ओन सब्सिडी कंपनी है कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सही बात है। तो इस तरीके से आप क्या करो, आपको जो देश में बिजनेस करना है आप उस देश में खुद का सब्सिडी स्टैब्लिश कर लो, सब्सिडी को तो आप कंट्रोल करते ही हो, ठीक है, तभी तो आप होल्डिंग में और वो सब्सिडी होगी, राइट। नहीं तो फिर एसोसिएट कंपनी के तौर पे भी आप बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, एसोसिएट में 20% तक कंट्रोल होता है, सब्सिडी में 50% से ज्यादा का कंट्रोल होता है बच्चों, राइट। चलो ठीक है, और क्या लिखा है, एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है। ओवरसीज कंपनी मतलब खुद यहाँ पे आ गई है, ठीक है, खुद का यहाँ पे इंडिया में ब्रांच वो रन कर रहे हैं, ओके, नहीं तो फिर सब्सिडरी के थ्रू करवा रहे हैं, एसोसिएट के थ्रू करवा रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है कि कोई बाहर की कंपनी ने इंडिया की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में पैसा लगाया, हो सकता है, इट में हैपन, एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ये एग्जांपल एक्चुअली एफडीआई में फिट नहीं होगा, बट दिस इज एन एग्जांपल जिससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। से एग्जांपल बच्चों ऐसा मैं दे रहा हूं, ऐसे रूमर्स थे बीच में, अगेन रूमर्स थे, मैं ये बोल रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली डील पूरी तरीके से हुई नहीं है। रूमर क्या था, रूमर ये था कि इंडिया में जस्ट डायल नाम की कंपनी, आपने सुना होगा जस्ट डायल के बारे में, ठीक है, जस्ट डायल इज एक्चुअली सिमिलर टू अ सर्च इंजन, राइट, ठीक है। तो आपने अमिताभ बच्चन की एड देखी होगी कि जस्ट डायल का नंबर वो बोलते हैं और वो बोलते हैं कि इस पे कॉल कीजिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों जस्ट डायल का जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो गूगल के सर्च इंजन जैसे ही है, बराबर है, ठीक है। तो मेरे को अगर कोई भी किसी की भी मदद चाहिए, मेरे को प्लम्बर का नंबर चाहिए, या फिर से फॉर दैट मैटर कोई स्टूडेंट को कोचिंग क्लासेस का नंबर चाहिए, तो ये लोग सब जस्ट डायल पे लिस्ट करवाते हैं और जस्ट डायल अच्छा खासा पैसा कमाती है। नाउ द रूमर वाज दैट कि गूगल जो यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है, ये जस्ट डायल को एक्वायर करने वाली है, हुआ नहीं अभी तक, बट इन केस गूगल जस्ट डायल को एक्वायर करती है तो ये तीसरे तरीके में यहाँ पे फिट होता है, थर्ड मेथड में फिट होता है, एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। गूगल के लिए अगेन गूगल यूएस बेस्ड है, तो इनके लिए इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इंडिया में जस्ट डायल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जस्ट डायल को एक्वायर करते हैं, अच्छा खासा स्टेक खरीद लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये एफडीआई के थर्ड वाले कैटेगरी में फिट होगा, एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन फॉरेन एग्जिस्टिंग कंपनी,
सही बात है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, M&A। व्हाट इज M&A? M&A इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है बच्चों। ये तो कितना कॉमन है यार, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स जिससे आपको ये चीज पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर होगी। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? ऐसा हो सकता है बच्चों कि दो कंपनीज एक जगह आके बिजनेस कर रहे हैं। द क्लासिक केस हियर कैन बी आइडिया एंड वोडाफोन। बच्चों आइडिया अगेन बिरला ग्रुप की कंपनी है इंडिया की, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बच्चों, आइडिया इज एक्चुअली बिरला ग्रुप कंपनी विच इज इनटू टेलीकॉम इंडस्ट्री, सही है। फिर टेलीकॉम सेक्टर में आइडिया काम करती है। अच्छा अब आपको ये भी पता होगा कि वोडाफोन नाम की एक और कंपनी है, और वोडाफोन जो कंपनी है बच्चों ये ब्रिटिश कंपनी है, ये यूके बेस्ड है, सही है। बट वोडाफोन और आइडिया अब एक जगह आके अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, सही बात है। और वोडाफोन आइडिया दोनों मिलके बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, ओके। बहुत सारे इश्यूज है इनमें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा लोन लेके रखा है इन्होंने, बहुत कुछ पे करना है, बट ठीक है हम लोग अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे ये मर्जर एंड एक्विजिशन बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि देखो यूके बेस्ड कंपनी को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ अगेन मर्ज होके मिलके काम करे, सही बात है। सो दिस इज अगेन अ क्लासिक केस, ओके। तो बच्चों मर्जर एंड एक्विजिशन ये हो सकता है। उसके अलावा बच्चों यहाँ और क्या लिखा है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है बच्चों? जॉइंट वेंचर में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो दो कंपनीज, एक बाहर की एक इंडिया की, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल में देता हूं आपको जॉइंट वेंचर का, जिससे आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। जॉइंट वेंचर में बच्चों में एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी जो इसके प्रमोटर है, ठीक है, और ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये दोनों मिलके बच्चों एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए हैं, ठीक है। और इनका ऑयल का बिजनेस ऑफ कोर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पेट्रोकेम के बिजनेस में बच्चों, और ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी सेम बिजनेस है। दोनों मिलके कृष्णा गोदावरी बेसिन में इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और बच्चों देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ओके। तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो इनका प्रोजेक्ट है, कृष्णा गोदावरी बेसिन का इनका जो प्रोजेक्ट है ना बच्चों, दिस इज अ केस ऑफ जॉइंट वेंचर। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि बाहर की कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों मिलके कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक जगह आए हैं, तो ये एफडीआई के थ्रू बिल्कुल हो सकता है बच्चों, राइट। अच्छा और लास्ट का लिखा है यहाँ पे ग्रीनफील्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रीनफील्ड? वेरी सिंपल बच्चों, देखो यहाँ पे मैं दो वर्ड्स आपको बताऊंगा, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड, ठीक है। फिर से ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। पहले ग्रीनफील्ड बता देता हूँ, ब्राउनफील्ड में ऐसे आपको बताऊंगा बिकॉज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं उसको, ठीक है, मॉडल में नहीं कवर हुआ है, ओके। तो मैं आपको सिर्फ ग्रीनफील्ड के बारे में अभी पहले डिटेल में बताऊंगा। ग्रीनफील्ड मतलब क्या बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, जब भी ये वर्ड ग्रीन आता है तो पता नहीं क्या क्या सोचना चालू कर देता है। स्टूडेंट स्टार्ट इमेजिनिंग कि यार ग्रीन मतलब हरियाली, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है कि कोई बिजनेस को आप शुरुआत से स्क्रैच से यहाँ पे चालू करते हो, ठीक है, बगैर किसी के मदद के, ओके। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आती है और बगैर किसी के हेल्प से, बगैर मर्जर, बगैर अमालगमेशन, बगैर यहाँ पे जॉइंट वेंचर की, आप खुद के बलबूते पे अगर बिजनेस करते हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीनफील्ड, राइट। ब्राउनफील्ड क्या होता है? ब्राउनफील्ड में आप किसी ना किसी के साथ टाई अप करते हो और मिलके बिजनेस करते हो, राइट। तो ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड ऐसे दो तरीके हैं। ग्रीनफील्ड का आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हो कि आप खुद से ओन यहाँ पे 100% नए तरीके से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, न्यू, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से, बराबर। तो वो ग्रीनफील्ड का यहाँ पे एग्जांपल आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से एफडीआई के थ्रू इंडिया में पैसा आ सकता है, और जो भी पैसा लगा रहा है इंटेंशन होगा कि कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट का, बिजनेस करने का इरादा होगा, लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा होगा, बराबर है बच्चों, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ देख लेते हैं और क्या लिखा है। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। हेडिंग पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ओके। कैटेगरीज ऑफ एफडीआई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो कैटेगरीज लिखे हैं एफडीआई के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये तीन कैटेगरीज है, ओके। कौन सी तीन कैटेगरीज है? फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज वर्टिकल, एंड थर्ड इज कॉन्ग्लोमरेट। बच्चों अगर आप लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये कुछ सीखा है तो आपको ये पॉइंट बहुत इजी लगेगा। नहीं भी सीखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, दिस इज वेरी सिंपल।
राइट। यहाँ पे पढ़ के आप एसएम में इसको अप्लाई कर सकते हो, फिर एसएम में पढ़ा तो यहाँ पे आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ओके, एग्जैक्टली क्या होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट? वेरी सिंपल। हॉरिजॉन्टल मतलब इट इज लाइक दिस, ओके। वर्टिकल मतलब इट इज लाइक दिस। कॉन्ग्लोमरेट मतलब इट इज रैंडम, कहीं का कहीं पे भी हो रहा है, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब जो कंपनी खुद के देश में जो बिजनेस कर रही थी, सेम बिजनेस ये लोग दूसरे कंट्री में जाके करेंगे। वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैन बी बच्चों मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का यूएसए में अगेन इनके यू नो अलग से इनके स्टोर्स होते हैं। स्टोर्स मतलब बेसिकली इनके आउटलेट्स होते हैं, ओके। और ये लोग बर्गर्स बेचते हैं, ये बहुत फेमस है उस चीज के लिए। मैकडोनल्ड्स बहुत जगह प्रॉपर्टी भी खरीदती है बच्चों, ठीक है, आपके मालूमात के लिए बता रहा हूं मैं। अभी देखो मैकडोनल्ड्स का जो बिजनेस मॉडल यूएसए में, एग्जैक्टली सेम बिजनेस मॉडल इंडिया में भी फॉलो करते हैं। इंडिया में भी ये लोग बहुत जगह प्रॉपर्टीज एक्वायर करके वहां पे खुद के अगेन ब्रांचेस ओपन करके ये लोग बिजनेस चला रहे हैं। तो बच्चों यूएसए में जो बिजनेस है मैकडोनल्ड्स का, सेम बिजनेस अगर इंडिया में भी है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि कंपनी ने अपना बिजनेस चेंज नहीं किया है। जो बिजनेस ये खुद के देश में कर रहे हैं, सेम बिजनेस ये लोग इंडिया में भी आके कर रहे हैं, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगेन बर्गर किंग कुड बी अनदर एग्जांपल। बर्गर किंग का भी सेम बर्गर का बिजनेस है बच्चों। बर्गर किंग जो अपने देश में करती है वही यहाँ पे इंडिया में भी सेम बर्गर बेचने का बिजनेस कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये एफडीआई का एग्जांपल होगा। वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेम लेवल बिजनेस का यहाँ पे भी है, खुद के देश में भी है, राइट। चलो वर्टिकल क्या होगा? वर्टिकल इज वेरी सिंपल बच्चों। वर्टिकल में देखो, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्टिकल को इस तरीके से क्यों बोला गया, वर्टिकल क्यों बोल रहा है। क्योंकि बच्चों देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि फिनिश गुड्स अगर मेरे को बनाने हैं तो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को रॉ मटेरियल लगेगा, बराबर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या बच्चों कि कोई कंपनी अपने देश में जो बिजनेस करती है, खुद के देश में जो बिजनेस कर रही है, ठीक है, इंडिया में सेम बिजनेस नहीं कर रही है, बल्कि इंडिया में रॉ मटेरियल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। एग्जाम्पल में दूंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वर्टिकल के एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, जगह कम पढ़ने की वजह से मेरे को ऐसा लिखना पड़ रहा है। ओके, वर्टिकल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वेरी सिंपल बच्चों, इमेजिन करो से अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन जैसी कंपनी, ओके, क्या करती है? ये इंडिया में आके अमेजॉन का यूएसए में अगेन ये ऑनलाइन इनका बिजनेस, राइट। इंडिया में भी ऑनलाइन बिजनेस करती है, बट इंडिया में और क्या कर रही है? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इमेजिन करो बच्चों कि अमेजॉन जैसी कंपनी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में है, ये लोग इंडिया में आके कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीदते हैं, कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीदते हैं, ठीक है। बच्चों आप लोग थोड़ा इमेजिन करना, देखो ये चीज आपको समझ में आएगा। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस जो है वो एक्चुअली ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखो कोई भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी होता है। लॉजिस्टिक्स एग्जैक्टली क्या करते हैं? लॉजिस्टिक्स का काम होता है, लॉजिस्टिक्स कंपनी का काम होता है कि चीजों को सही टाइम पे डिलीवर करे, बराबर। तो बच्चों अगर अमेजोन से मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ इंडिया में, तो मेरे को ये बहुत जरूरी होगा कि मेरे को वो चीज बराबर टाइम पे डिलीवरी मिले घर पे मेरे, सही बात है। तो अमेजोन क्या करिए? अमेजोन इंडिया में आ रही है और इंडिया में कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर अमेजोन इंडिया में आके लॉजिस्टिक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स कंपनी बोलती है बिजनेस चेंज हो गया, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनी का बिजनेस अलग है और अमेजोन तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में है। बट बच्चों यहाँ पे ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वेरी सिंपल, अगर मान के चलो आप फिनिश गुड्स बनाते हो और फिनिश गुड्स के आगे सेल कर रहे हो फिनिश गुड्स को, या फिर रॉ मटेरियल के बिजनेस में आप एंटर करते हो, अगर आप फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स के बिजनेस में एंटर करते हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये प्लीज समझने की कोशिश करना। आप जो चीज बनाते थे खुद के देश में, सेम चीज आप बना रहे हो इंडिया में, दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बोला था बच्चों हॉरिजॉन्टल का, मैकडॉनल्ड्स का, राइट। तो मैकडॉनल्ड्स फिनिश गुड्स जो बनाती है यूएसए में, सेम चीज इंडिया में भी बना रही है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल क्या होगा? फिनिश गुड्स आप खुद के देश में बनाते हो, बट आप उसको बेचने के लिए अगर इंडिया में कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन या फिर रॉ मटेरियल आप के कोई कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया, तो ये हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन का एग्जांपल, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल मैं और देता हूं बच्चों, ओके। बच्चों से अ कंपनी लाइक Volkswagen, ठीक है।
ये कंपनी जो है इंडिया में आती है और इंडिया में आने के बाद में इन्होंने सिया टायर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, एक्चुअली बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है, एफडीआई में उस तरीके से एग्जांपल फिट नहीं होते, बट ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। बच्चों ये कंपनी जो है फॉक्सवैगन, ये गाड़ी बनाती है 4 व्हीलर के बिजनेस में, ठीक है, इनके बहुत सारे ब्रांड्स बहुत फेमस है, राइट। तो बच्चों ये टायर टायर बनाने वाली कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये मेन कंपनी, इनका मेन क्या काम है, कार बनाने का, बट ये इंडिया में जो सिया टायर्स कंपनी है इसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग बच्चों साफ साफ ये है कि ये वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन? आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आपके रॉ मटेरियल से या फिर आपके फिनिश गुड्स के बाद में उसको सेल करने के बिजनेस से लिंक्ड है। दिस इज अ केस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन बच्चों, राइट। तो ये आपको मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, अच्छा बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, से फॉर एग्जांपल कि से मैकडॉनल्ड्स जो है वो इंडिया में आके अगर सपोज कोई ऐसे बिजनेस को खरीद रहे हैं जो एक्चुअली वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, तो वेजिटेबल्स जो बर्गर में इस्तेमाल होते हैं, अगेन ठीक है, जो भी चीजें बर्गर के लिए इस्तेमाल होती है वो बिजनेस में अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन में आएगा। हॉरिजॉन्टल इज सेम बिजनेस, वर्टिकल इज या तो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं तो आप रॉ मटेरियल के बाद में फिनिश गुड्स बनने के बाद जब उसको बेचा जाता है ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो ये हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन, राइट। चलो ठीक है, और देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है। लास्ट लिखा है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट मैंने यहाँ पे एरो ऐसे बनाया बच्चों, इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या, जो कंपनी खुद के देश में जो बिजनेस कर रही थी दूसरे कंट्री में आके बहुत अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वेरी वेरी डिफरेंट बिजनेस में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। मतलब मान के चलो सपोज आप अगर खुद के देश में बनाते हो टेक्सटाइल और अगर आप इंडिया में टायर बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोनों का तो कुछ लिंक ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट मतलब एक्सट्रीमली डिफरेंट बिजनेस, पूरा ही अलग बिजनेस है, कुछ लिंक ही नहीं है, ठीक है, ना तो हॉरिजॉन्टली लिंक्ड है ना तो वर्टिकली लिंक्ड है, बहुत डिफरेंट बिजनेस में आगे, जैसे कि टेक्सटाइल और टायर का कुछ लिंक ही नहीं है दूर दूर तक। तो अगर टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी यूएसए की इंडिया में आके टायर बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, दैट विल बिकम अ केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट, राइट, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। तो बच्चों ये सारे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, बट ये एक चीज और बताता हूं मैं, ये भी मॉडल में लिखा है। यस, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये टू वे क्या होता है बच्चों? टू वे में ना दो देश आपस में एक डील करते हैं। क्या डील करते हैं? हम हमारे देश में जो चीज में एक्सपर्ट है वो पैसा आपके कंट्री में हम लोग लगाएंगे और वो बिजनेस हम लोग करेंगे, और आपके देश में जो चीज में आपका एक्सपर्टीज है आप वो बिजनेस जो है उसके थ्रू आप हमारे देश में आप पैसा लगाइए। एग्जाम्पल यूएसए एंड जापान। यूएसए इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर इट्स कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली, सॉफ्टवेयर एंड ऑल। यूएसए इसके लिए एक्सपोर्ट है बच्चों, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, वर्ल्ड क्लास यहाँ पे फैसिलिटीज मिलते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत सही है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। जापान, जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, होंडा ले लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, सब सुजुकी ले लो, ये सब जापानीज कंपनीज है, करेक्ट। बच्चों देखो यूएसए कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट है, तो ये क्या करेंगे, यूएसए के कंपनीज जापान जाएंगे और जापान में अपना पैसा लगा के कंप्यूटर इंडस्ट्री का बिजनेस करेंगे। और जापानीज कंपनीज क्या करेंगे, ये लोग अगेन यूएसए आके यूएसए में अपना बिजनेस रन करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, ये भी आप एग्जांपल नोट कर लेना। इसी के साथ यहाँ पे पॉइंट एंड होता है बच्चों, अब आपको बहुत कुछ है लिखने के लिए, ठीक है। मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से हर एक पॉइंट नोट करना, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एफडीआई वाला पॉइंट कंप्लीट किया था और अब हम लोग एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफपीआई में जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होता है, ठीक है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं,
बड़े बड़े बैंक्स हो सकते हैं दूसरे कंट्री के, फॉर एग्जांपल से बैंक ऑफ अमेरिका है, या फिर और भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हो सकते हैं जो दूसरे कंट्री में ऑपरेट करते हैं खुद के बिजनेस को, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पैसा इंडिया में लगाते हैं, इंडिया में इंडिया की कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका इंटेंशन पैसे कमाने का होता है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ एन एफपीआई इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखा, ओके। द फोकस इज मेनली ऑन फाइनेंशियल कैपिटल एंड नॉट रियल कैपिटल। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? जब हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल पे फोकस है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कि ये लोग जो है वो कैपिटल मार्केट को एंटर करेंगे, कैपिटल मार्केट को एंटर करेंगे। कैपिटल मार्केट मतलब बेसिकली इनका मेन इरादा स्टॉक्स परचेस करने का होगा, बॉन्ड्स खरीदने का होगा, ठीक है, डिबेंचर्स परचेस करने का हो सकता है, सही है। तो ये सारे जगह पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। रियल कैपिटल ये लोग परचेस नहीं करते। रियल कैपिटल मतलब ये लोग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये कौन खरीदेगा? ये एफडीआई में हो सकता है बच्चों, क्योंकि एफडीआई में जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसका इंटेंशन बिजनेस करने का होता है, ओनरशिप का होता है इरादा, राइट। तो यहाँ वही लिखा, दैट इज टू से इन केस ऑफ एफपीआई इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ वन कंट्री बाय शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं बच्चों कि इंडिया के जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा मोटर्स, विप्रो, इन्फोसिस, जितने भी बड़े कंपनीज है, सेंसेक्स और निफ्टी के जो भी अपने अच्छे अच्छे कंपनीज है, इसमें बहुत ज्यादा एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाट इज the full form of FII? FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यही तो होता है एफपीआई, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या? बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है यूएसए के बोलो या फिर दूसरे कंट्रीज के बोलो, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडिया के कंपनीज में पैसा लगाते हैं। बच्चों इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। इसका रीजन ये है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री होने के चक्कर में इंडिया के पास जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे कंट्री के स्टॉक्स जो रिटर्न दे सकते हैं, वो हो सकता है कि यूएसए की कंपनी के स्टॉक्स इतना ज्यादा रिटर्न ना दे। तो इसलिए इंडिया काफी फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में इतना पैसा आया है एफआईआई की वजह से, और ये सब कुछ एफपीआई के अंदर कवर होगा, राइट। तो बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट जो इतना ऊपर आ चुका है, उसका मेन रीजन ये है कि एफआईआई ने बहुत ज्यादा पैसा इंडिया के मार्केट में लगाया है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लगाया है, ओके। तो यहाँ वही लिखा है, हेंस एफपीआई इज नॉट कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स बराबर से बनाना है या सर्विसेज देना है, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं होता है। ये लोग सिर्फ पैसा लगाते हैं और ये पैसा कमाना चाहते हैं, रिटर्न्स चाहते हैं। There is no intention of having control over management or even an effective role in the voting power. Voting power में ज्यादा होनी चाहिए ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब कहाँ होता है? ये सब एफडीआई में होता है बच्चों। एफडीआई में अपना मेन इरादा जो है वो वोटिंग पावर के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा एफडीआई वाला इन्वेस्टर सोचता है, बराबर है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनीज 26% या फिर से बहुत ज्यादा मेजोरिटी स्टेक कोई कंपनी में ओन करते ताकि वो उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके, वो एफडीआई में होता है, नॉट इन एफपीआई, करेक्ट। The only intention of an FPI investor is to earn a return on investment। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका बच्चों, ठीक है। Hence wherever FPI investor sees an opportunity, the capital will flow to that country। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एफपीआई वाले जो इन्वेस्टर होते हैं ये एक तरीके से काफी मतलबी होते हैं, ठीक है, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो अगर इंडिया का मार्केट अच्छा चल रहा है, ठीक है, इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, ओके, और मान के चलो इंडिया के स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, तो एफआईआई बहुत ज्यादा पैसा लगा देंगे। बट जैसी एफआईआई को समझ में आता है कि यार ये इंडिया की पोजीशन अभी सही नहीं लग रही है, ठीक है, इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शंस कौन जीतेगा, या फिर मान के चलो से इंडिया में स्लो डाउन चल रहा है, जो भी है, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सबसे पहले भागते हैं, सबसे पहले ये लोग पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको अपने पैसों से मतलब होता है, बराबर। तो इनको लगता है कि इंडिया में अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है तो ये पैसा लगाते हैं। जैसे ही ना डाउट आते हैं कोई भी कंट्री पे कि यार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है या फिर कुछ सही नहीं है, ओके, दाल में कुछ काला है, तो ये लोग पैसा निकाल भी लेते हैं, ओके। तो बच्चों ये अगेन इनका मेन इंटेंशन पैसे कमाने का होता है, ओके। तो पैसे जहां मिल रहे हैं ये वहां पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जहां मिल रही है वहां पे पैसा ये लोग लगाएंगे, ओके। यस, और क्या लिखा है? एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स आर बिलो 10%, अनलाइक एफडीआई। 10% से कम ही इन्हें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा,
सही बात है, क्योंकि इनका इंटेंशन कंपनी को कंट्रोल करने का नहीं, इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। FIIs को बोला जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो बट 10% से कम ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन मिलेगा। सही है। अनलाइक FDI द मनी इज इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया जाता है। अगेन जैसे ही पैसा अच्छा बन रहा है ये लोग पैसा निकाल भी लेते हैं, बराबर। ठीक है बच्चों, रिसेंटली एक न्यूज आया था कि मॉर्गन स्टैनली नाम की कंपनी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो खाली मैं बताने की कोशिश करो, इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ FPI। ठीक है, और जैसे ही न्यूज आया कि मॉर्गन स्टैनली नाम की बड़ी इंस्टीट्यूशन ने कोई इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा रन हो चुका था बच्चों। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि किस तरीके से FIs पैसा लगाते हैं। मैं खाली एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट अगर करती है कि इंडिया के कोई कंपनी के शेयर्स अगर खरीदती है, तो बेसिकली इट इज एन एग्जांपल ऑफ FPI। ओके, yes, if FPI's investors confidence is shaken in a country, the money can be quickly pulled out and investment can be shifted to other country with stable financial position। बच्चों देखो, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडिया, चाइना, ये सारे एमर्जिंग मार्केट्स है। एमर्जिंग मार्केट्स मतलब तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर इंडिया में कहीं पे भी कुछ भी अनस्टेबिलिटी इनको लगती है, तो ये लोग इंडिया से पैसा निकाल के, हो सकता है चाइना में पैसा ज्यादा लगाए, ठीक है, हो सकता है सिंगापुर में ज्यादा पैसा लगाए। ओके, तो ये FPI इन्वेस्टर के जो मोड रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आई स्टिल रिमेम्बर 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट फुल मैंडेट के साथ आई थी, तब इंडिया में बहुत भयंकर पैसा FIIs के थ्रू आया था। ठीक है, सो अगेन ये देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ जा रहा है और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से लोग पैसा लगाते हैं। एक हिसाब से ये बहुत स्पेकुलेटिव हो गया। ठीक है, हम लोग ये वर्ड में यहाँ यूज कर रहे हो, स्पेक्यूलेटिव। स्पेकुलेट करना मतलब अंदाजा लगाना। अगर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि कोई देश का सिचुएशन अच्छा होने वाला है, बहुत पैसा लगा लेंगे। अगर ये अंदाजा लगा रहे कि मान के चलो कोई देश की हालत बहुत बुरी चलने वाली है या फिर इसे स्लो डाउन लग रहा है, रिसेशन जैसा कुछ लग रहा है, तो ये पैसा निकाल लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये बहुत क्विकली एक्ट करते हैं। ओके, यस बच्चों, डिफरेंस एग्जाम में आने का चांस बहुत है। FDI FPI में डिफरेंस मैं आपको शुरुआत से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने बताया, एक बार हम लोग ढंग से इसको पढ़ लेते कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस है FDI और FPI में, राइट। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। डेफिनेटली फिजिकल एसेट्स में हम लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे FDI में। एसेट्स, फिजिकल एसेट्स मतलब बेसिकली लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे एसेट्स में पैसा लगता है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगेगा। फाइनेंशियल एसेट्स अगेन इसका मीनिंग क्या होगा, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे जगह पे पैसा लगता है। has a long term interest and therefore remain invested for long। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा क्योंकि बिजनेस करने का इरादा है। ठीक है, और इधर क्या रहेगा, इधर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होगा और ये शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ, बहुत मुश्किल होगा कि FDI से हटना कोई कंपनी को। मतलब अभी इसका एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, देखो जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो कुछ साल तक हो सकता है कि वो लॉसेस सहन करे, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाना चालू करेगी। तो जल्दी कोई भी कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है, ये हम लोग बहुत रेयरली देखते हैं, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे, गोइंग कंसर्न के चक्कर में इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू विड्रॉ, रिलेटिवली इजी टू विड्रॉ। इजी टू विड्रॉ क्या करना होगा अगर FPI के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट वापस लेना है तो वेरी सिंपल, शेयर्स बेच दो। और बच्चों शेयर्स बेचने को कितना टाइम लगता है, ठीक है, हार्डली 1 मिनट में आप सारे शेयर्स बेच सकते हो, बराबर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इजी है, बहुत आसान है। FPI वाला इन्वेस्टर शेयर्स अगर खुद के सेल कर देगा, ही कैन इजीली क्विकली एग्जिट, बराबर है। अच्छा, और क्या लिखा है, नॉट इंक्लाइन टू बी स्पेकुलेटिव, ये स्पेकुलेट नहीं करते। मतलब FDI वाला इन्वेस्टर जब आएगा तो वो लंबे टाइम के लिए आएगा, वो देखेगा नहीं कि आज क्या है, कल क्या हो रहा है। ठीक है, ये लोग सहन कर लेते हैं सिचुएशंस को। रिसेशन भी है तो भी ये अपना बिजनेस बंद नहीं करते हैं। ठीक है, बूम भी चल रहा है तो भी अपना बिजनेस जो है ये निकालते नहीं है, ये लोग टिके रहते हैं। बट FPI वाला इन्वेस्टर वो सिचुएशन को देख के अपना पैसा निकालता है, स्पेकुलेट करता है सिचुएशन को, राइट। स्पेकुलेट करना मतलब अंदाजा लगाना, प्रेडिक्ट करना एग्जैक्टली क्या होगा, उसके हिसाब से ये लोग अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करता है। ऑफ्टन accompanied by टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब देखो बच्चों एग्जांपल के तौर पे अगर Amazon जो USA में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, सेम टेक्नोलॉजी वो लोग इंडिया में यूज करेंगे क्योंकि उनको इंडिया में भी बिजनेस करना है। फेसबुक जो USA में यूज करते हैं, अगेन सेम इंडिया में यूज करेंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, कोका कोला, जिस तरीके से ये चीजें बनाते हैं उस तरीके से वो इंडिया में भी सेम चीज करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ऐसा FPI में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लोग तो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का
सवाल ही नहीं उठता है। नॉट अकम्पेन्ड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, और क्या लिखा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस। डेफिनेटली बच्चों, अगर बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा लोगों को जॉब देना पड़ेगा, जॉब क्रिएट होंगे। और ये जॉब्स कहाँ क्रिएट होते हैं, एफडीआई में क्रिएट होते हैं। वेजेस देना पड़ सकता है, लेबर जो है उनको प्रमोट करना पड़ सकता है। एफआईआई जो होते हैं, एफपीआई के जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं क्रिएट करते हैं, ये लोग सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। बच्चों, पैसा लगाने के लिए इनको इंडिया आना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शेयर्स परचेस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा होना चाहिए, दैट्स इट। और आपके पास स्किल होना चाहिए कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है उसका, राइट। तो ये एफर्ट नहीं लेते हैं बिजनेस रन करने का, इसलिए इनके वजह से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है, नेग्लिजिबल। ओके, एंड्योरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बिल्कुल, कोई भी कंपनी अगर एफडीआई के थ्रू इंडिया में बिजनेस करेगी तो वो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहेगी, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, राइट। नो अबाइडिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ऐसा कुछ यहाँ पे हम लोग नहीं देखते बच्चों। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंस। Securities are held with significant degree of influence by investor on the management of the enterprise। मतलब यहाँ पे अगर शेयर्स हेल्ड किए जा रहे हैं तो अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए, इस इंटेंशन से शेयर्स हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, 49%, 51%। ओके, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा परसेंटेज अगर कोई कंपनी होल्ड करती है तो ये बहुत सही तरीके से कंट्रोल को यूज कर सकती है। 100% भी हो सकता है कभी कभी एफडीआई। ओके, तो 26%, अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं बच्चों। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल यूज करने के लिए ये लोग ज्यादा स्टेक रखते हैं, रखने की कोशिश करते हैं। इधर ऐसा है ही नहीं, इधर सिर्फ प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कंट्रोल का आपका इंटेंशन नहीं होगा। और जब भी आप शेयर्स परचेस करते हो तो आपके पास ज्यादा परचेस करने का परमिशन नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एफपीआई के थ्रू कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है 10% मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चलेगा। सही बात है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। बराबर बच्चों, एक बार क्विकली आप लोग ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड दिस पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ओके, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है बच्चों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे और कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पढ़ने हैं बच्चों। यस, देयर इज अनदर पॉइंट, मॉडल में ये पॉइंट लिखा था। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने मॉडल के बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना उसमें से सेलेक्टेड पॉइंट्स ही यहाँ पे कवर किए, बिकॉज ऑफ कोर्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता भी है इसके ऊपर तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, रीजंस फॉर एफडीआई। ठीक है, एफडीआई क्यों करना चाहिए, ठीक है, एफडीआई से क्या हो जाएगा। ओके, तो क्या रीजन है एफडीआई को इतना हम लोग देखते हैं कि इतना प्रमोट हो चुका है एफडीआई, राइट। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस लिखे। ओके, यस, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑन नेशनल इकोनॉमीज एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड अमंग देम। ठीक है बच्चों, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है डेफिनेटली। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि आज कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। टुडे ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज एन ओपन इकोनॉमी। बच्चों मैं आपको ये कितने बार ये वर्ड बता चुका हूँ, ओपन इकोनॉमी मतलब हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, हमारा देश ओपन इकोनॉमी है, मतलब हम लोग दूसरे कंपनीज को, दूसरे कंट्री के कंपनीज को हम लोग इंडिया में आके बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं और हम लोग खुद भी दूसरे कंट्रीज में जाके बिजनेस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, टाटा मोटर्स, साउथ अफ्रीका में इनका बहुत सही बिजनेस है। ठीक है, बजाज ऑटो, इनका भी अगेन बहुत सही बिजनेस है, राइट। हीरो मोटोकॉर्प, इनका भी बहुत सही बिजनेस है। तो ये बहुत सारी कंपनीज है, एशियन पेंट्स हो गया, रैनबैक्सी हो गया, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज है इंडिया के जो दूसरे कंट्रीज में जाके बहुत सही बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी एफडीआई है। ठीक है, दिस इज हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि एफडीआई में बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है, हम लोग भी तो जा सकते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, सिमिलरली अदर कंट्रीज आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इंटरडिपेंडेंस में, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आएंगे, वैसे अभी बता देता हूँ। देखो इंडिया को इतना प्रेफर क्यों किया जाता है, व्हाई इज इंडिया सच अ फेवरेट स्टोरी। उसका रीजन ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बच्चों इंडिया में यंगस्टर्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। इस चक्कर में हम लोग देखते हैं
कि बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आके बिल्कुल बिजनेस चलाएंगे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन हम लोग इतने टाइम से बच्चों पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया का प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन एक एसेट की तरह ट्रीट होगा। सही, क्योंकि अपना इतना पॉपुलेशन तो हमारा डिमांड बहुत ज्यादा हम लोग क्रिएट करते हैं। इस चक्कर में हम लोग देखते हैं कि बाहर की कंपनीज इंडिया में बिल्कुल आके बिजनेस करना चाहेंगे। ठीक है, ओके। और क्या लिखा है? डिजायर टू रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। बिल्कुल बच्चों, देखो यहाँ पे अगर कोई कंपनी लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करती है तो उसका फायदा उसको कब मिलेगा? जब वो दूसरे देश में जाके अपने प्रोडक्ट को बेचे। ठीक है ना? इमेजिन कंपनी लाइक एप्पल जो करोड़ों रुपए स्पेंड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, करोड़ों रुपए स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट में। जब एक कंपनी ने इतना खर्चा कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये पैसा रिकवर कैसा होगा? वेरी सिंपल, पैसा रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। ज्यादा कस्टमर्स अगर चाहिए आपको, तो इन दैट केस आपको अलग अलग देशों में जाके आपके प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, आपके बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अलग अलग पार्टनर्स को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अगेन इंडिया में रिलायंस को उन्होंने पार्टनर कंसिडर किया है। ठीक है, तो आपको ऐसा टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा करना पड़ेगा, एफडीआई जरूरी हो जाएगा, राइट? डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड फ्यूचर कंपटीशन एंड द पॉसिबल लॉस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स। ठीक है, ये क्या होता है? कभी कभी ऐसा जरूरी हो जाता है कि आपको कोई फॉरेन फर्म को कंसिडर करके उनके साथ मर्ज होना पड़ेगा, तब जाके आप कंपटीशन को अवॉइड कर सके। एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल बच्चों, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया एक जगह क्यों हो गए? रीजन ये है कि अगेन रिलायंस जियो की वजह से काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता था। एक जगह आगे, एक जगह आने की वजह से ये एंटिटी काफी स्ट्रांग हो सकती है। सही बात है, तो मैं खाली एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एफडीआई जो है, बहुत बार टाइप्स हम लोग देखते हैं कि कितनी बार टाइप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने दिन तक हीरो होंडा, ये एक सही एग्जांपल है एफडीआई के बच्चों। हीरो इंडिया की कंपनी है अगेन, हीरो मोटोकॉर्प, और होंडा जापानीज कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग हो गए, बट स्टिल मैं खाली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दो एंटिटीज एक जगह आके कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट एक अलग सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, एक और एक 11 हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे एक और एक 2 नहीं होता है, राइट? ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। टाटा स्काई, अगेन टाटा अगेन इंडिया का ब्रांड है, स्काई यूएसए का है, और ये दोनों मिलके टाटा स्काई कितना सही तरीके से लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा टाटा स्टारबक्स, स्टारबक्स बहुत फेमस ब्रांड है कॉफी के लिए, ये बहुत फेमस है, इनके स्टोर्स होते हैं और काफी महंगी ये कॉफी सेल करता है। स्टारबक्स एक्चुअली यूएसए की कंपनी है, बट ये जब इंडिया में आके बिजनेस कर रही थी, तो इन्होंने टाटा को एज अ पार्टनर चूज किया और दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स है बच्चों। बजाज अलायंस है, ठीक है, बिरला सन लाइफ, सन लाइफ कैनेडियन कंपनी है, और बिरला इंडिया की कंपनी है अगेन। तो ये लोग इतने सारे ऐसे हम लोग देखते हैं कि कितने सारे कंपनीज एक जगह आके बिजनेस करें। तो ये क्यों होता है? ताकि ये कंपटीशन रिड्यूस कर सके और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के तौर पे एमर्ज हो सके। सही बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन सो दैट रिसेशंस और डाउनटर्न्स मे बी एक्सपीरियंस विद रिड्यूस सीवियरिटी। इसका मीनिंग क्या है? मुझे देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि एक देश में कुछ ज्यादा सीवियर रिसेशन चल रहा है और दूसरे देश में इतना सीवियर नहीं है, तो क्या होगा? अगर कोई कंपनी एफडीआई के थ्रू अलग अलग ग्लोबली ऑपरेट करे, अलग अलग देशों में जाके अगर अपने सब्सिडरीज के थ्रू ये लोग काम करते हैं, तो खुद का जो यहाँ पे खुद के देश में जो रिसेशन का असर है ये लोग कम कर सकते हैं। आपको एक चीज और बोलता हूँ, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेजर प्रॉब्लम्स यूएसए के। ठीक है बच्चों, आप लोग देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, आप लोग हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि किस तरीके से ये मेजर प्रॉब्लम यूएसए का रहा है। ठीक है, तो अगर यूएसए के कंपनीज इंडिया में भी पैसा लगाते हैं तो इनका रिस्क जो है ये कम कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन करके। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि रिसेशन, डाउनटर्न जैसे प्रॉब्लम्स जो है ना, अगर खुद के देश में यूएसए में चल रहे हैं तो इनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया में भी अपना बिजनेस स्प्रेड किया है। बराबर। अच्छा, और क्या लिखा है? प्रमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। बच्चों, इसका मैं आपको एक सही एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना रहेगा कि एप्पल भले ही यूएसए की कंपनी है, बट एप्पल के प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है जो चाइनीज एंटरप्राइज है, और वो बनाती है एप्पल के लिए प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों किया है एप्पल ने? एप्पल खुद यूएसए में क्यों नहीं बनाती है? बिकॉज बच्चों, जिस तरीके से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिस तरीके से वहां पे सस्ते भाव में हर चीज बनती है, वो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता। इसलिए चाइना इज नोन टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हर चीज बनाती है चाइना, और सस्ते में बनाती है। ठीक है, तो ये सब चीजों के चक्कर में ऐसा होगा कि हम दूसरे देश में जाके बिजनेस कर रहे हैं। सही बात है, टाइप कर रहे हैं। ओके,
तो इस हिसाब से आपको बिजनेस को सही करने के लिए आपको इस तरीके से ऑपरेट करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो आपको फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज को सही यूज करना है, तो आपको एफडीआई रूट अपनाना ही पड़ेगा। एफडीआई इज वेरी मच एसेंशियल। और क्या लिखा है, डिजायर टू कैप्चर लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग हाई पोटेंशियल एमर्जिंग मार्केट्स विद सब्सटैंशियली हाई एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बच्चों मैंने आपको अभी एग्जांपल बोला है, सही है, ठीक है बच्चों। आप लोग ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया के मूवीज चाइना में बहुत चलते हैं, ठीक है। आमिर खान का एग्जांपल है, दंगल जैसी मूवी, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी, ये लोग इंडिया में जितना पैसा नहीं कमाते हैं, ये वर्ल्ड वाइड इनके कलेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्ट गिव एन एग्जांपल कि किस तरीके से ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज को अगर हम लोग टारगेट करें तो बहुत फायदा मिल सकता है। एफडीआई में भी वही स्टोरी है, ठीक है। सारे के सारे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं, इस चक्कर में इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए वो बिल्कुल इंडिया में बिजनेस करना चाहेंगे, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे, लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन होस्ट कंट्री एंड कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव सेविंग्स इन कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है, लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई देश बहुत ज्यादा फैक्ट्री सेट करने का परमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, आप दूसरे देश में जाके एफडीआई के थ्रू वहां बिजनेस करो जहां पे एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स का उतना कुछ टेंशन नहीं है, सही बात है बच्चों। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो चाइना और इंडिया ये दो ऐसे देश है जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये दो देशों ने बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है। और बच्चों इस चक्कर में क्या हो रहा है, इस चक्कर में चाइना जो है उसमें बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो खाली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएसए में अगर कुछ कंपनीज को दिक्कत हो रही है प्रोडक्शन करने में, क्योंकि वहां के एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते, तो ये कंपनीज क्या करेंगे, ये कंपनीज दूसरे कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जहां पे एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो एफडीआई आपको जरूरी हो जाएगा फिर, राइट। होस्ट कंट्री मतलब जहां पे आपका पैसा लग रहा है, ओके। तो होस्ट कंट्री में जहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वहां पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स अगर लो है तो आपका खर्चा कम होगा, आपको सही तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ओके। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड ओवरऑल फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन दी होस्ट कंट्री। बच्चों ये मैं आपको बता दूं, देखो 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट फुल मैंडेट के साथ आई है, तब से मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, इतना ज्यादा पैसा इंडिया में आया है एफडीआई के थ्रू। यू कैन गूगल इट अप, आप लोग देख सकते हो, सबके पास इंटरनेट है बच्चों, तो आप लोग ये बिल्कुल देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया में एफडीआई का नंबर बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है, ठीक है। आप लोग ये तो सुनते ही होंगे, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अपने प्राइम मिनिस्टर कितना ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने का रीजन क्या है, इज एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग कंपनीज टू इंडिया एफडीआई रूट के थ्रू। और जितने कंपनीज इंडिया में आएंगे डेफिनेटली अपने देश में उसका एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बिल्कुल पॉजिटिव असर होगा, सही है। तो जो ये एक हिसाब से अच्छा है, बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी, निगेटिव भी है, बट अगेन हम लोग पॉजिटिव पे फोकस करते हैं ज्यादा, क्योंकि फायदा ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पे, अगर मान के चलो स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट है इंडिया का, अगर पॉलिटिकल एनवायरमेंट कोई कंट्री अच्छा मानती है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर 2014 को मैं एक बेंचमार्क ईयर बोल रहा हूँ, ये 2014 से आगे इंडिया की कहानी थोड़ी चेंज से हो गई है, राइट। एक क्लियर मैंडेट के साथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर्स का, ओके। और क्या लिखा है, हायर डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय रिसिपिएंट कंट्री। इसका मीनिंग क्या है, रिसिपिएंट कंट्री मतलब से इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडिया अपने इकोनॉमी को ओपन कर रही है और ज्यादा हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप प्लीज इंडिया में आके बिजनेस करो। बच्चों आप लोगों ने ये देखा रहेगा, आप लोगों ने देखा रहेगा कि किस तरीके से हमने मेक इन इंडिया का कैंपेन बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। मेक इन इंडिया क्या होता है, मेक इन इंडिया मतलब वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रमोट एफडीआई। हम लोग बोल रहे हैं दूसरे कंपनीज को कि आप प्लीज इंडिया में आइए, हमारे पास हम फैसिलिटीज देंगे, आप इंडिया में आके आपका पैसा लगाइए, हम आपको बिजनेस करने का मौका देंगे, वी आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म। तो वही लिखा है, हमने उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन कर दिए, हम लोग उनको टैक्स के इंसेंटिव्स दे रहे हैं, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि प्लीज आप इंडिया में आके पैसा लगाइए। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस भी है जो ये एफडीआई के थ्रू पैसा उनके देश में मंगा रहे हैं, ठीक है। टैक्स फ्री जोन बोल देते हैं, 10-10 साल तक आप टैक्स मत भरो। तो इससे बिल्कुल अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स की वजह से कंपनीज पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, राइट। और क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल और रिसोर्स so as to ensure their uninterrupted supply at the lowest price possible। अगेन बच्चों ये लिखा है,
रॉ मटेरियल या फिर दूसरे रिसोर्सेज जहां पे सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, वहां पे वो बिल्कुल अपने एफडीआई के थ्रू अपने ऑपरेशंस को रन करेंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ बच्चों, मेजॉरिटी कंपनीज चाइना में, इंडिया में ये लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज रॉ मटेरियल जहां पे सस्ता मिलता है या फिर फॉर दैट मैटर लेबर सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव पॉइंट होता है। ठीक है, जो भी लेबर इंटेंसिव इकोनॉमीज होते हैं जैसे कि इंडिया, इंडिया में लेबर ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, या फिर चाइना, चाइना का भी पॉपुलेशन ज्यादा है, ये दो देश मिला देना बच्चों, इंडिया एंड चाइना, पूरे वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन सिर्फ दो कंट्रीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना लेबर यहाँ पे इजीली मिलता है, सस्ते में मिलता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, हमने ही सीखा है, राइट बच्चों, वही लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट भी वही लिखा है, देखो, और ये एक बार ये पढ़ लेते हैं, so as to ensure the uninterrupted supply at lowest price possible, usually a form of vertical integration। मैंने आपको ये बताया बच्चों vertical integration क्या होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन जैसी कंपनी इंडिया में आके लॉजिस्टिक्स कंपनी खरीदती है तो वर्टिकल इंटीग्रेशन के चक्कर में इनको फायदा होगा, सही है, ठीक है, या फिर फॉक्सवैगन जैसी कंपनी इंडिया में सीआर टायर्स पे इन्वेस्टमेंट करती है तो ये भी वर्टिकल इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, ओके, yes, और क्या लिखा है, existence of low relative wages, this is what I was talking about in the host country because of relative labor abundance coupled with shortage and high cost of labor in capital exporting countries, especially when the production process is labor intensive। मतलब यूएसए में लेबर महंगा है, क्यों, क्योंकि लेबर की कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और इंडिया में और चाइना में लेबर बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से लेबर काफी सस्ते में यहाँ मिलता है, तो इसलिए यूएसए के बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मेनली, क्यों, क्योंकि इंडिया में सस्ते में उनकी चीज बन रही है, चाइना में सस्ते में उनकी चीज बन रही है, सो दीज आर द रीजंस क्यों एफडीआई को इतना प्रमोट किया जा रहा है, सही है, तो ये 11 रीजंस बच्चों मैंने आपको बताया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना है बच्चों, इनफैक्ट मैंने ये थोड़ा शॉर्ट किया है, ठीक है, मॉडल अगर आप पढ़ना चाहो तो आप अलग से मॉडल पढ़ भी सकते हो, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट मेरे को लगता है कि एग्जाम में ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, तो इसलिए इतने पॉइंट्स एनफ है एज ऑफ नाउ। रीजंस आप लोग क्विकली नोट कर लो बच्चों, इसलिए ठीक है, 11 रीजंस आर देयर, ओके, और ये रीजंस लिखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो बच्चों ये सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इतना कुछ डिस्कशन कर लिया, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, ओके, स्टिल विल रीड दिस, एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन इस पे आ सकता है बच्चों, बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के, दे मैं आस्क यू, entry of FDI usually increases competition and it creates competitive environment in the host country, definitely, example is Amazon versus, कौन है Amazon का कॉम्पिटिटर इंडिया में, ठीक है, फ्लिपकार्ट नाम आएगा, बराबर, तो Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट जब मैं बोलता हूँ बच्चों, तो फ्लिपकार्ट को क्वालिटी अपना इंप्रूव करना ही पड़ेगा, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है बच्चों फ्लिपकार्ट, ठीक है, ओरिजिन इंडिया का है, ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सिंगापुर के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट स्टिल फ्लिपकार्ट को हम लोग एक तरीके से इंडिया का ही मानते हैं बिकॉज इसके जो मेन फाउंडर्स थे, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है इसमें, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने भी बहुत कुछ किया है यहाँ पे, फिर बच्चों, बट मैं खाली बता रहा हूँ, अमेजोन वर्सेस फ्लिपकार्ट, ये स्टोरी देखो आप, अमेजोन दूसरे कंट्री की कंपनी है, फ्लिपकार्ट बेसिकली इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, तो बच्चों अमेजोन वर्सेस फ्लिपकार्ट जब ये कहानी चलती है तो फ्लिपकार्ट को अपना क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा बिकॉज दे वेरी वेल नो कि एफडीआई के चक्कर में अमेजोन से उनको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, राइट, तो यहाँ पे वही लिखा है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा खुश होगा कौन होगा, सबसे ज्यादा खुश कंज्यूमर होगा, सही है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, हमें एफर्ट लेना पड़ेगा एज अ बिजनेस कि हम कॉस्ट को कम करें और क्वालिटी को बढ़ाएं ताकि कंज्यूमर जो है वो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे, सही बात है, ठीक है, तो ये पॉइंट बच्चों अगेन दिस इज बेनिफिट, बिल्कुल कंज्यूमर के एंगल से बेनिफिट ये, ठीक है, international capital allows countries to finance more investments that can be supported by domestic savings which will enhance the total output in the host country। बच्चों ये देखो अभी क्या होगा, देखो जब हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल की वजह से इंडिया में पैसा आ रहा है, एफडीआई की वजह से इंडिया में पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सो दिस इज एक्चुअली प्लस पॉइंट फॉर द होस्ट कंट्री, ठीक है, टोटल आउटपुट जब बढ़ेगा बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, लोगों का इनकम बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा, जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो हमने सीखा है बच्चों, मल्टीप्लायर इफेक्ट इफ यू कैन रिकॉल, याद आना चाहिए ये चीज, ठीक है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के चक्कर में इंडिया में वो पैसा बहुत तेजी से फिर और बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट, ओके,
FDI can accelerate growth and foster economic development by providing much needed capital. पैसा इंडिया में आता है, टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज खुद के देश में जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, अब वो इंडिया में अगर बिजनेस करे तो सेम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे वो, ठीक है। और इस चक्कर में इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है, बराबर। मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब कुछ इंडिया में आएंगे। बिल्कुल बच्चों, अब आपको मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। आप लोग कभी ना कोको कोला का एड इंडिया में देखना। कोको कोला है यूएसए की कंपनी, बट उन्होंने कितना सही इंडियन मार्केट को समझा है, ठीक है। उनके एड कितने यूनिक होते हैं, ठीक है। और उनके एड में कुछ ऐसा थीम वो क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस, सब लोग खुश है, एक फैमिली बैठी हुई है, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, खुशियां बांट रहे हैं। ये सारे इमोशनल चीजें इंडियंस को बहुत अच्छे लगते हैं। इनको कैसे पता चला? इनका मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग है ऑफकोर्स, तो ये मार्केट बहुत सही करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। सही बात है। तो बच्चों ये एक प्लस पॉइंट की तरह ही हमें देखना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स हमें सीखने मिलते हैं कि किस किस तरीके से वो लोग इंडिया में इतने बड़े लेवल पे बिजनेस को मैनेज करते हैं। बच्चों सच में एक हिसाब से देखा जाए तो कोको कोला और पेप्सी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी से कितना कुछ सीखने मिलता है। ये लोग सिर्फ खुद के कंट्री में बिजनेस नहीं चला रहे, ये लोग ग्लोबली हर एक देश में इनके सब्सिडरीज है। और जब कोई कंपनी इतने ह्यूज स्केल पे ग्लोबली अपना बिजनेस चलाती है तो डेफिनेटली इनसे हमें मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए एक कंपनी को, ये बिल्कुल सीखने मिलना चाहिए, राइट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों, एफडीआई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओके, अच्छा, और क्या लिखा है? कंपटीशन और एफडीआई अमंग नेशनल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। डेफिनेटली हमने हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के चक्कर में बच्चों बहुत सारे हमने लॉस चेंज किए यार, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल चुका हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, हम लोग अलग अलग एरियाज डिक्लेयर करते हैं, हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज को इंडिया में वेलकम करते हैं। हम लोग कितने सारे बिजनेस है ऐसे जहां पे हमने 100% एफडीआई अलाउ किया। 100% एफडीआई मतलब बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में आके पूरा का पूरा खुद वो कंपनी को मैनेज करके पैसा बाहर भी लेके जाएगा तो चलेगा, हमें सर्विसेज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई है। टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 100% एफडीआई? बाहर की कंपनी को हम लोग बोल रहे हैं, दूसरे कंट्री के कंपनी को बोल रहे हैं आप इंडिया में आओ, इंडिया में क्या आप बिजनेस करो और आप पूरा का पूरा बिजनेस खुद मैनेज कर सकते हो, खुद ओन कर सकते हो, पैसा आपको कहाँ लेके जाना है आप वापस लेके भी जा सकते हो। बट इंडिया में अगर आप आओगे तो ये सर्विसेज तो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 100% एफडीआई ये बहुत जगह हो गया। और ये जनरली कहाँ गवर्नमेंट अलाउ करती पता है? वो एरियाज में जहां पे एक्चुअली बहुत कम कंपटीशन है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट जो है थोड़ा कंज्यूमर के एंगल से देख रही है। बच्चों देखो टेलीकॉम सेक्टर के कितने सारे कंपनीज लॉस मेकिंग है यार, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि भारतीय एयरटेल और अगेन रिलायंस जो दो एक ऐसे कंपनीज है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर ये दो भी कंपनीज बंद हो गए तो फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री को चलाएगा कौन? तो 100% एफडीआई अलाउ करना पड़ेगा। सिमिलरली एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 100% एफडीआई गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो ये अलग अलग हमने रिफॉर्म्स क्यों क्रिएट किए? ताकि एफडीआई से इंडिया में पैसा आए, बिजनेस रन हो, ठीक है। बच्चों एक चीज तो पक्का है, एफडीआई के चक्कर में हमें अच्छे सर्विसेज मिल रहे हैं जो एक्चुअली हो नहीं सकता था सही तरीके से अगर एफडीआई अलाउ नहीं होता था तो, राइट। वही यहाँ पे लिखा है बच्चों। और क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, since FDI involves setting up of production units, factories and power plants, it generates direct employment. Definitely यार employment generate होगा, multiplier effect होगा इसका income और employment पे, ये तो मैंने आपको already बता दिया है बच्चों। FDI promotes relatively higher wages for skilled jobs. This will generate more indirect employment in service sector. बिल्कुल बच्चों FDI के चक्कर में क्या होगा? क्वालिटी पे ज्यादा फोकस हो गया लोगों का, और क्वालिटी पे जब हम लोग बोलते हैं कि फोकस हो गया है तो इस चक्कर में जो भी एम्प्लॉय स्किल्ड है, स्किल्ड लेबर मतलब ऐसा काम जो हर किसी को नहीं आता है, ठीक है, स्किल्ड लेबर बोलते हैं उसको। ओके, मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं, ओके, उसके अलावा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर में लोग हैं, ठीक है। तो ये इनके स्किल के चक्कर में इनको ज्यादा पैसा अब मिलना चालू हो रहा है क्योंकि इनका डिमांड बढ़ गया है। ऑफकोर्स अब इमेजिन कर सकते हो फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, कोको कोला, ये सारी कंपनी जब इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस संभालने के लिए स्किलफुल लोग चाहिए। सही बात है। यू कैन नॉट इमेजिन मार्क जकरबर्ग कमिंग टू इंडिया एंड मैनेजिंग ऑल दिस बिजनेस। मार्क जकरबर्ग इंडिया में इंडिया के ऑपरेशंस के लिए कोई अच्छे स्किलफुल पर्सन को अपॉइंट करेंगे। सही है ना? तो ये बहुत जरूरी हो गया, इससे स्किल जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में बढ़ावा हो रहा है, बराबर। ठीक है, तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं बेनिफिट्स के। एक काम करता हूँ, बेनिफिट्स के अलावा मैं प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर सारे पॉइंट्स आप लोग एक साथ लिख लेना बच्चों, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट वैसे, ओके।
यस प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड और एसोसिएटेड विद एफडीआई, एग्जैक्टली क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट बच्चों प्रॉब्लम्स में यहां लिखा है, यस, एफडीआई लीड्स टू टू मच फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स। कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स मतलब क्या? एफडीआई के चक्कर में ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ज्यादा मशीन्स यूज हो रहा है, लोगों का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो दिस कॉजेस फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कि इस चक्कर में हम लोग मशीन्स को प्रेफर कर रहे हैं, हम लोग मशीन्स को प्रेफर कर रहे हैं, और हम लोग ह्यूमन लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस अगर नहीं देंगे तो इस चक्कर में क्या होगा? इस चक्कर में एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, जितना एक्सपेक्टेड था एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब, राइट? ओके। और क्या लिखा है यहाँ पे? इससे अनस्किल्ड लेबर पे बुरा असर होगा बच्चों। ना व्हाट इज अनस्किल्ड लेबर, प्लीज आप ये समझने की कोशिश करो। जब मैं बोलता हूँ अनस्किल्ड लेबर, मतलब ऐसा लेबर जिसका स्किल का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है और उसको बोला गया कि ये चीज यहां से उठा के वहां रखना है, तो ये अनस्किल्ड लेबर है। इसमें दिमाग का कुछ काम नहीं है, इसमें स्किल का कुछ काम नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस का कुछ काम नहीं है, तो अनस्किल्ड लेबर का जॉब जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज उठाना है तो ये काम मशीन भी कर सकती है, और मशीन तो ज्यादा तेजी से कर सकती है। और इंडिया में अनस्किल्ड लेबर बहुत है यार, ठीक बात है, इंडिया में स्किल्ड लेबर कम, अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है। सो दिस इज अगेन एन इशू। इनका जॉब कौन ले रहा है? इनका जॉब मशीन्स ले रहे हैं। ओके, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। FDI is also reason for regional disparities. Regional disparities मतलब क्या बच्चों? FDI के चक्कर में कुछ ऐसे इंडिया के स्टेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां बिजनेस ही नहीं आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर ले लो, ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ले लो, यहाँ पे बहुत कम FDI का पैसा है यार। ठीक है, और दूसरे स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है, यहाँ पे बहुत पैसा है। तो कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रहे। दिस विल कॉज रीजनल डिस्पैरिटीज डेफिनेटली। ठीक है, इट मे लीड टू लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। बच्चों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू क्यों बोला जा रहा है? बहुत बार एफडीआई को प्रमोट करने के चक्कर में गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देती है, ठीक है, तो इस चक्कर में गवर्नमेंट का नुकसान होगा बिल्कुल, और ये लोग पैसा अपने देश में लेके भी जा सकते हैं, एफडीआई का पैसा। ओके, तो गवर्नमेंट को नुकसान बिल्कुल हो सकता है इसके वजह से, राइट? FDI causes transfer of profits from one country to another, which may have negative impact on exchange rate. Again same चीज बच्चों, ये तो मेन रीजन है। इनफैक्ट बहुत सारे इंडिया के लोग यही तो बोलते हैं कि ये बाहर की कंपनी का आप क्यों सामान खरीदते हो, ये लोग पैसा अपने देश में लेके जाते हैं। ठीक है, इस चक्कर में बच्चों कुछ कंपनी जैसे जिनको इनडायरेक्टली बहुत फायदा हो गया, पतंजलि जैसे कंपनीज जो है, जो प्योरली इंडिया के बिजनेस को रन करते हैं, ये लोग तो सेम एजेंडा चला रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ, जिसकी वजह से इंडिया में ये पैसा रुकेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है निगेटिवली लोग परसीव करते हैं इसको, राइट? एक्सचेंज रेट पे बिल्कुल इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है बच्चों, ये तो बिल्कुल सही बात है, बराबर है। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे? ड्यू टू एफडीआई देयर इज टू मच फोकस ऑन इलाइट कंजम्पशन एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स। बच्चों एफडीआई के चक्कर में आप लोग देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एफडीआई में जो भी कंपनीज है ना, ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एक्चुअली बहुत इलाइट क्राउड को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, वही नेटफ्लिक्स की पिक्चर देखेगा है, सही बात है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है वही महंगे महंगे फोन यूज करेंगे एप्पल जैसे, राइट? तो ये वही लिखा है कि ज्यादा हम लोग फोकस ऐसे चीजों पे कर रहे हैं जो अगेन इलाइट है। इलाइट मतलब बेसिकली ये नॉन एसेंशियल, लग्जरीज गुड्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, there is also exploitation of natural resources which may lead to environmental damage। ये तो 100% सही है। देखिए ये लोग इंडिया में आकर अगर बिजनेस करेंगे तो ज्यादा जगह लगेगी, जब मैं बोल रहा हूँ ज्यादा जगह लगेगी तो अगेन झाड़ को कट करना पड़ेगा, इस चक्कर में एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं बच्चों दिल्ली में कितना ज्यादा इशू है पोल्यूशन का। इनफैक्ट चाइना में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज होने की वजह से पोल्यूशन इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम इन चाइना एज वेल। इनफैक्ट चाइना ने तो बच्चों बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद कर दिए इस रीजन की वजह से कि पोल्यूशन बहुत हो रहा है, राइट? ओके, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एफडीआई इज एग्रेसिव मार्केटिंग एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, सस्ते में बेच रहे हैं इंडिया में आके प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एग्रेसिव मार्केटिंग की जा रही है जिसकी वजह से अगेन बच्चों अगर बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं बाहर वाले इन्वेस्टर्स इंडिया में आके, तो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर का नुकसान बिल्कुल होगा। ठीक है, प्लस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, वो जिस दाम में चीजें इंडिया में बना के सेल कर रहे हैं उतने में हम लोग बिल्कुल उसका कॉस्ट भी हमारा नहीं होगा उतना, तो
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल बच्चों, मैंने आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी ये सारे पॉइंट्स जब सिखाए थे तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सही है। ऑल्सो देर इज इवेजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय इंस्टीट्यूशन। सीएसआर क्या होता है? सीएसआर मतलब हर एक कंपनी की सोसाइटी की तरफ जिम्मेदारी होती है। ये कंपनीज क्या करें, ये कंपनी ज्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो लोगों का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर हो रहा है, सही है। एफडीआई रिजल्ट्स इनटू क्राउडिंग आउट इफेक्ट which may reduce private investment। बच्चों ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है, ये मैं आपको अब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट? ठीक है, देखो एफडीआई से क्या होगा, एफडीआई अगर बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज्यादा आएंगे, फॉरेन बिजनेस, ठीक है, ये इंडिया में आएंगे। ओके, अगर ज्यादा फॉरेन बिजनेस इंडिया में आते हैं तो हो सकता है कि ये लोग इंडिया के बैंक्स से, इंडियन बैंक से ये ज्यादा लोन ले रहे हैं। अगर इंडियन बैंक से लोन ले रहे हैं ज्यादा तो ये लोन का डिमांड बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ता है कोई चीज का तो भाव बढ़ता है बच्चों, ये हमने सीखा है। इंटरेस्ट रेट इसके वजह से बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इस चक्कर में नुकसान किसका होगा? इनके डिमांड के चक्कर में, फॉरेन बिजनेस इंडिया में आने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में हम लोग ऐसा देखेंगे बच्चों कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा बढ़ता है तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है, डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है, इन पे इसका निगेटिव असर होगा। डोमेस्टिक प्लेयर पे इसका निगेटिव असर होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो इनके लिए निगेटिव पॉइंट हो गया ना बच्चों। ये लोग ज्यादा लोन अभी नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्यों ज्यादा लोन नहीं ले रहे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि लोन ज्यादा कौन मांग रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा लोन मांग रहे हैं। सही बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स बच्चों इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हायर इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है, राइट। इंडियन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इसका निगेटिव असर हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट बाहर वाले लोगों का बढ़ रहा है और इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है इनका इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, बराबर। निगेटिव पॉइंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपको लिखने हैं अब, बराबर। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई ये लिखना है आपको, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट्स है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स भी लिखो आप एफडीआई के, ठीक है। ओके बच्चों, इसके अलावा मॉडल में 1 या 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा रहेंगे, बट मैं वो आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इसका रीजन ये कि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि एक पॉइंट ऐसा मॉडल में लिखा है कि इंडिया के कैसे कंपनीज ने बाहर पैसा लगाया। एशियन पेंट्स है, रैनबैक्स है, डॉक्टर रेड्डीज है, टाटा मोटर्स है, ठीक है, बिरला ग्रुप है। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ये लोग पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एफडीआई की वजह से इंडिया में पैसा आ रहा है। इंडिया के कंपनीज भी बाहर बहुत पैसा लगा रहे हैं, अफ्रीकन मार्केट्स में बोलो या फिर यूएसए में बोलो, अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये पॉइंट जो ना, इंडिया के कौन से कंपनीज बाहर जाके पैसा लगा रहे हैं, ये एक अलग से जो है वो पॉइंट कवर किया है मॉड्यूल में, ठीक है। तो 1 या 2 पॉइंट्स अलग से होंगे एक्स्ट्रा। यू एज अ स्टूडेंट नीड टू रीड दोस पॉइंट्स, सिर्फ एक बार पढ़ के उसको निकालो, ठीक है। मॉडल का पॉइंट है इसलिए उसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है। बाकी मेजर पॉइंट तो बच्चों हम लोगों ने लिख के कवर किए हैं। यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आपको लिखना है बच्चों, ये लिखने का काम बहुत जरूरी है। लिखते लिखते आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।